अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो जहान रमजान। मैं हूँ मंशा पाशा और मेरे साथ है मेरी बहुत ही प्यारी और पुरानी दोस्त जाले सरदी। जाले, हाउ आर यू टुडे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मंशा, और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने इतने ब्राइट कलर्स पहने। मंशा तो आज हमारी थीम का हिस्सा है। अच्छा, वो जो आपका पर्पल है वो बिल्कुल हमारे बैकड्रॉप से बिल्कुल मैच कर रहा है एंड एज यूजुअल यू लुक लवली। थैंक यू। अच्छा जाले, आज का हमारा मौजू है गदागिरी, बेगरी। जी, आज का हमारा बेसिकली मौजू है कि इस्लाम में गदागिरी की जो मजम्मत की जाती है वो क्यों की जाती है, उसके क्या पहलू हैं, उसके बारे में बात। और ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि दुनिया भर में जब ये चीज, मतलब इस्लाम में तो एक आपको प्रिंसिपल सेट किए हुए, पर दुनिया भर में जहाँ पे इस्लाम के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं भी किए जाते, तो बेगिंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एक अच्छी चीज नहीं है। हाँ, ये एक अच्छी चीज नहीं है। और बल्कि मुझे लगता है यहाँ पे कराची में तो और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है ये। माफिया है मंशा। हाँ, माफिया है, इट्स अ माफिया। आई बिलीव मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनी है जिसमें मैंने ये सुना है कि एक तो हर इलाके में किसी न किसी ने अपना गिरोह एक बनाया हुआ है बेगर्स का, ठीक है। और वो जो है वो अपेरेंटली जो है अथॉरिटीज के साथ भी मिले हुए होते हैं, वहाँ की जो हर जगह फ्रॉडुलेंट, ये मेरा इलाका है, यहाँ पे कोई और आके नहीं बेगिंग कर सकता जी। और जाले, आई हैव हर्ड दैट जिस इलाके में वो रहते हैं वहां पे अगर कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसको रेंट पे लिया जाता है कि हम उसको लेके जाएंगे और हमारी ये बेगिंग का वो हिस्सा बनेंगे। लॉट ऑफ टाइम्स जो औरत साथ होती है या जो आदमी होता है वो उसका बच्चा भी नहीं होता। एंड सेकेंडली, मैं तो जो माजूर बच्चे अगर आपने देखे हो या माजूर शख्स आपने देखे हो, तो अक्सर औकात ये भी सुनने में आया है, मैं बिल्कुल वसूख से नहीं कह सकती, लेकिन ये सुनने में आया हुआ है कि उनकी एम्प्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ बेगिंग के हवाले से हुई है। आई थिंक मैं आर्ट स्कूल में थी तो हम लोग सब थीसिस करते थे किसी ना किसी सोशल इशू पे जाके। जैसे ट्रांसजेंडर्स पे मेरे एक दोस्त ने किया था एंड देन बेगर्स पे मेरे एक दोस्त ने किया था। तो उस जमाने में दे हैड डन सर्वे कि कहाँ ये बेगिंग किस था और कितने पैसे ये लोग दिन के कमाते हैं। अच्छा चले, बट जब आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में बैठे होते हैं और ऐसे लोग आते हैं तो आपको मुझे तो बड़ा गिल्टी फील होता है। तो बाज औकात ना चाहते हुए भी मुझे होता है कि यार अल्लाह ने इतना दिया है, मैं कुछ दे देती हूँ। हाँ। उसमें फिर एक इंसान एक कंफ्यूजन में, एक कश्मकश में मुब्तला हो जाता है कि हैव आई सपोर्टेड दिस इंडस्ट्री और दिस माफिया। मैं वो भी नहीं करना चाहती क्योंकि बाज़ औकात उन बच्चों को फिर तालीम नहीं देते माँ बाप, उनको स्कूलों में नहीं डालते, फायदा मिल रहा है क्योंकि उनको फायदा मिल रहा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा हल ये है कि खाना खिलाना और पानी पिलाना तो वैसे ही सवाब है। तो मैं हमेशा अपनी गाड़ी में जो है बिस्किट्स रखती हूँ या जूस के बॉक्सेस रखती हूँ कि मैं ये दे दूंगी और ये वापस करके वो पैसे भी नहीं ले सकते। अब वो किस दुकान पे जाएंगे और एक जूस का डिब्बा लेंगे और उसको वापस, एटलीस्ट उनकी प्यास उस वक्त की बुझ जाएगी। और उनको, और ये मैं एक जगह पे शॉपिंग करती हूँ, हमारे घर के करीब हमारी ग्रोसरी शॉपिंग होती है, तो वहाँ के सारे बच्चों से मेरी वाकफियत है। सो वहाँ के बच्चे जो है वो एक्चुअली सिर्फ बेगिंग नहीं कर रहे होते, वो कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं एंड दे आर आल्सो वर्किंग एंड स्टडीइंग। बाज़ औकात वो कहते हैं कि ठीक है आप हमें दे रहे हैं, आप कुछ लेके जाए। हाँ, कुछ लेके जाएं, और थैंक यू भी होता है। हाँ। अच्छा, मैं बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाना चाहती हूँ। हाँ। जो मेरी अम्मी के साथ वाक़या हुआ और इसी तरह से, बिकॉज हम सब वी ग्रोन अप इन अ सोसाइटी जहाँ गिविंग बहुत है, लाइक देना दिलाना बहुत होता है। रमजान में भी जो है वो इफ्तारियां आती हैं जाती हैं, आप राशन बांटते हो, आप ईदी देते हो, किसी के पास अगर फैमिली में बिजनेस जिस तरह का है वो उस हिसाब से बांटते हैं। किसी के खजूरों का है, खाने का है तो वो खाना बांटते हैं, हमारा जो है वो कपड़े का है तो हम कपड़े बांटते हैं। तो ये इसकी वजह से ना आपके अंदर जो है एक एम्पैथी फॉर गिविंग होती है, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, देना दिलाना बहुत बड़ा हिस्सा। तो जी हमारी नानी दादी और हमारी अम्मी वगैरह, तो मेरी अम्मा स्कूल जाया करती थी वॉक करके, हमारे घर से बहुत करीब था। और मेरी अम्मा ने ये सिलसिला बनाया हुआ था कि एक वहाँ पे माजूर बेगर था, वो भीख मांगने वाला था। सो मम्मा उसको देते हुए कुछ ना कुछ रोजाना जब वो स्कूल जाते थे, 5 days a week स्कूल होता है। सो हम ये सिलसिला उनका जारी रहा। एक साल जो है हम लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए लाहौर गए। वहां से मेरे चचा ने बोला चलो मरी का भी चक्कर लगा ही लेते हैं। हम मरी गए तो मेरी अम्मा ने एक शख्स को चलते हुए देखा और उन्होंने कहा कि ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। सो थोड़ी देर ही हुई थी, उस शख्स ने मेरी माँ को देखा और वो वॉक करके उनके पास आया और वो वही फकीर था
जो माजूर बनकर 2 साल से वो अप नॉर्थ था, वो अप नॉर्थ, और उसने बाकायदा आके सलाम किया कि अम्मा कैसी हैं आप, ठीक हैं। उसने खुद आके ये नहीं कि मेरी माँ ने उनको बोला इधर आओ भाई, मम्मा ने सिर्फ, मम्मा तो सख्ते में थी, हम छोटे छोटे थे, सख्ते में थी वो। आगे कहता है वो कैसी हैं आप, तो मैंने सिर्फ ये पूछा बेटा तुम यहाँ तुम चल सकते हो? हाँ हाँ। तो शौक लग गया होगा उन्हें कि व्हाट इज दिस। और उसने बड़े मजे से ये बताया कि क्योंकि यहाँ पे सीजन ऑन है, क्योंकि सब गर्मियों की छुट्टियों में जो है सब मरी का रुख करते हैं, तो सारे लोग वहाँ पहुंचे हुए। तो मैं यहाँ भीख मांगने आया हूँ। मतलब उसके बाद इतने पैसे थे कि वो ट्रैवल करके वहाँ लॉजिंग भी होगी उसकी, आई एम श्योर। और वहाँ पे वो माजूर नहीं था, नहीं, ही वाज वॉकिंग मंशा। तो मेरी अम्मा ये कहती है कि दो धच के, एक ये कि इतने मेरे पास जो है वो वसाइल हैं कि मैं आराम से ट्रैवल कर सकता हूँ, और दूसरी चीज ये कि मैं चल फिर सकता हूँ। सो आपको नहीं पता। और ये ना, इससे ये होता है कि जो मुस्तहकीन होते हैं, जो लोग एक्चुअली काम नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए कहा गया है कि उनके लिए ज़कात और उनके लिए हेल्प जो है वो वाजिब है, उनका हिस्सा ऐसे लोग ले जाते हैं जो काम कर सकते हैं लेकिन लेजी हैं, आलसी हैं। इस पर इसमें अथॉरिटीज की भी जो है ना बहुत बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसी चीजों पे चेक रखें, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता कि जो इंसान आया है, जो हमसे मदद मांग रहा है, वो एक्चुअली जो है डिजर्व करता है ही नहीं, वी डोंट नो। तो अगर एक बेगम माफिया है या कोई ऐसी चीज है तो उस पे उनको ही एक्शन लेना चाहिए। मैं आपको एक और भी वाकया सुनाना चाहती हूँ इसी हवाले से। मेरे वालिद साहब का ना किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल अलायंस था, ठीक है। तो उन्होंने जब तक उनकी रिजीम वाले लोग थे हुकूमत में, तो उन्होंने मिलकर ना लोगों के साथ एक सिलसिला जारी शुरू किया था। और वो सिलसिला पता है क्या था मंशा? जितने ये बच्चे थे जो भीख मांगते थे, और जितने ये अडल्ट भी जो यंग जवान लोग होते हैं, क्योंकि वो आपकी बात फिर भी सुन लेते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो कर चुके होते हैं, वो तो बोलते हैं कि भाई अगर मुझे 10,000 दिन के मिल रहे हैं तो फिर 500 रुपए वाला काम क्यों करें? ठीक है, हक हलाल वो चला जाता है कहीं, ठीक है। सो मेरे अब्बा ने किसी के साथ मिलकर इनके लिए एक बिजनेस शुरू किया था, ये फूल बेचने का, गजरे बेचने का, चीजें बेचने का, कि आप किसी चीज के एवज में आपको पैसे मिले, एटलीस्ट आप मजदूरी कर रहे हैं। सो ही ट्राइड टू डू इट बट इट फेल्ड मिजरेबली। इट फेल्ड वो नहीं करना चाह रहे थे। नहीं, बिकॉज क्यों करेंगे? और उनको या तो फिर ये होगा कि हमें उस तरीके से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। एग्जैक्टली, मांगने से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। घर बैठे, अगर आप घर बैठे हुए, क्या आप लोग बाजार में ऐसे खड़े हो गए और हट्टे कट्टे होते हैं? मैंने यही देखा, मैं तो बोलती हूँ, कई खवातीन आती हैं मेरे पास और मैं उनको कहती हूँ, मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह आप हट्टी कट्टी हैं। ये खवातीन भी कुछ ऐसे बातें करते हैं कि शौहर इजाजत नहीं देता, मतलब आपका शौहर आपको भीख मांगने की इजाजत दे देता है। हाँ, कि अगर मैं पूछूं कि आप काम क्यों नहीं करते, वो कहती है हमारे जो शौहर है वो इजाजत नहीं देते। तो मैंने कहा शौहर आपको यहाँ सड़क पे खड़े होने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन आपको किसी के घर में एक इज्जत वाला काम करने से रोक रहे हैं। मैं तो कहती हूँ सफाई निस्फ ईमान है। अगर आप किसी के घर में जाके सफाई कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं, वो आप अपने घर में भी करते हैं, इज द इजीएस्ट थिंग। अगर आप जहाँ आप काम कर रहे हैं वो लोग अच्छे हैं, हाँ, इजी तो नहीं है बट इट इज अ गुड थिंग टू डू। एक अच्छी चीज है, इंसान को करनी चाहिए। बल्कि कोई भी इंसान काम करे तो वो अच्छी चीज होती है कि आपको उससे पैसे मिल रहे हैं और आप ऐसे ही भीख नहीं मांग रहे। हाँ। अच्छा चले, हम ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी और हमारे मेहमान भी आएंगे हमारे शो में, लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा। ब्रेक से हम वापस आएंगे ना, तो एक जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी हमें मिल सकता है इसी बात पर। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पे और मजीद बात करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा जहान रमजान ओनली ऑन 365 न्यूज। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान रमजान। मैं हूँ जाले सरहदी, मेरे साथ मौजूद है मंशा पाशा। बहुत हसीन लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। हालांकि आज खवातीन का आलमी दिन नहीं है, लेकिन ये हम रोज मना सकते हैं। बिल्कुल। सो ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन, हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे थे, और वो पर्टिनेंट टॉपिक ये था कि ये जो भीख मांगने वाला माफिया है, जो फकीर वगैरह हैं, तो इनकी रोकथाम कैसे की जाए और हुकूमती तौर पे क्या हो सकता है। तो हम दोनों ने तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी खुद की यही जिम्मेदारी है कि हम पैसे नहीं दें। मैंने तो ये तहिया कर लिया है कि मैं पैसे उन्हीं को दूंगी जो मुझे पता है कि जहां वो सही जगह जाने वाले हैं। सो हमने सोचा कि हम एक जर्नलिस्ट को भी अपने साथ बुला लें। बिल्कुल। जर्नलिस्ट को आपने देखा हुआ है, मतलब थोड़ी देर पहले ही आपने यहाँ जहाँ हम बैठे हैं वही देखा होगा। नाम इनका इतना कोई फिल्मी और मुझे आज पता चला कि इनका जुड़ा हुआ लास्ट नेम है जोहेब हसन। यस सर, इनको गाने का भी शौक है। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। जाले को सब मालूम है, जाले को जर्नलिस्ट है, उसको तो सब कुछ मालूम है। जाले के साथ शो किया, बड़ा सिंगिंग वगैरह ये भी किया। कैसे आप लोग ठीक? मैं तो डर गया था ये ना हो कि बेगम माफिया एसोसिएशन
एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपसे पूछेंगे आपकी राय, क्योंकि आप ब्रेक में भी हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे थे जर्नलिस्टिकली कि बेगम माफिया, और आपने एक किस्सा भी शेयर किया था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग बात कर रहे थे, मैं देख रहा था। देखिए बेगम माफिया, ये आप बिल्कुल सही कह रही है कि माफिया है, और इसमें होता यह है कि मुस्तहिकीन का हक मारा जाता है। हाँ। क्योंकि आप जब भी गाड़ी आपकी रुकती है सिग्नल पे, तो आपके जहन में पहली सोच आती है कि यार ये डिजर्व करता है या नहीं करता, क्योंकि इतना ज्यादा हो गया ना कि लोग फेक बन के और पूरी फैमिलीज को लेके। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था, परसों की बात है। एक मस्जिद के बाहर एक शख्स, बड़े सही शख्स, वो बाकायदा लग रहा था कि काबिल एहतराम शख्सियत, खैर वो भीख मांग रहे थे। लोगों ने कहा कि ठीक है मुस्तहिक होंगे भाई, उनकी मजबूरी होगी कोई। लेकिन जब वो काफी भीख मांग चुके हैं और उनका जो टारगेट था उस इलाके का वो पूरा हो गया, तो वो जाने लगे। अब जाने लगे, लोगों ने फॉलो किया। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। जी मैं बहुत खुश हूँ ये कैमरा फोन में जो है। हाँ। तो जनाब फॉलो किया तो पता चला वो अपनी बाइक पे, एक 0 मीटर बाइक उनकी, 0 नई बाइक, हाँ नई बाइक उनकी खड़ी हुई थी। हाँ वो खड़ी हुई थी, और वो बाइक पे जब स्टार्ट करने लगे लोगों ने रोक लिया उनको। और फिर जब उनको ज़ाहिर कुछ जवाब था नहीं उनके पास कि भाई कहाँ कैसे, तो पता चला कि ये ऐसे लोग भी आप देखें कि वो भीख मांगते हैं मुख्तलिफ इलाकों में कराची के। और कराची में तो देखें बाहर से भी लोग आते हैं, यानी रमजान मुबारक तो सीजन है। बिल्कुल रमजान का वक्त जो होता है और ईद जब करीब आ रही होती है, तो हमें पता है कि कराची में एक तो क्राइम रेट बहुत बढ़ जाता है, क्राइम रेट भी बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, चोरी ज्यादा हो रही होती है, मोबाइल स्नैचिंग ज्यादा होती है, और बेगिंग डेफिनेटली, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, कारोबारी लोग आ रहे होते हैं, रुक करते हैं। कराची का मेट्रोपोलिस है। ऊपर से अभी एक और किस्सा जो है, हमारे साउंड वाले जो भाई हैं, जी उन्होंने बताया कि वो नाम मैं बेगर का भूल रही हूँ, बट वो गोली मार शौकत भिखारी है, शौकत भिखारी, और नाम है उनका बाकायदा। इन पे एलिजेडली एक खबर भी नाम चलता है जी, एक दूसरे जो है चैनल पे और डॉन पे शायद, या एक और चैनल पे उन पे चल चुकी है कोई खबर, और ये क्या बता रहे ये रहते शक्ल से लोग वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके 3 घर है। हाँ, मतलब 3 मंजिला घर है, 3 मंजिला उनका घर है। हाँ, और वो हाँ, तो वो तो बाकायदा उनकी टीम होगी ना। वो कहते हैं कि आज इस टीम को गुलशन जाना है, इस टीम को जौहर जाना है। ये सही कह रहे हैं कि उनके नीचे लोग होंगे। अकाउंटेबिलिटी भी होती है। हमने तो जब हमारे रिपोर्टर्स ने इन्वेस्टिगेट किया तो इनकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी होती है कि हाँ भाई कितना लाए हो, ओहो ये कम पैसे हैं, इसको दूसरे सिग्नल में भेजो, बॉस बेगर। हाँ ये चलता है जी। ये कहाँ मिलती है ये जॉब? अगर मुझे मैं थक जाऊं और मैं नहीं आऊं अल्लाह पे एक दिन नहीं जाले क्या हो गया। नहीं बट यू नो दिस इज सच अ प्रॉब्लम ज़ुहैब। तो मुझे ये बताएं कि क्यों नहीं हमारी अथॉरिटीज इसके बारे में कुछ करती। हाँ। क्योंकि ये टॉपिक बहुत दफा डिस्कस हो भी चुका है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत दफा डिस्कस हो चुका है। पूरा पैकेज जब डॉन चला चुका है, आई एम श्योर दूसरी जगहों पे भी इसके बारे में अनगिनत कॉन्वर्सेशंस हो चुकी है, मैंने खुद की है एज अ होस्ट। सो मुझे बताइए अथॉरिटीज का कहाँ है? देखिए होता यह है कि तो कराची की अगर हम बात करें तो रूसुल बिलाद है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसको मैनेज करना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, एक तो मैनेज करना मुश्किल, फिर एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी ये कि पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल बहुत खराब है। बिल्कुल ठीक है, लोग बेसिक नेसेसिटीज जो है वो डिप्राइव्ड है, उनको नहीं मिल रही है। तो ये एज अ जर्नलिस्ट भी मैं अक्सर इसमें सोचता भी हूँ, और अथॉरिटीज से जो भी आते हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि जब आप जमहूरियत की बात करते हैं कि ये बेस्ट सिस्टम है जमहूरियत का, जिसमें लोगों की फलाह बहबूद की बात होती है, लेकिन हम पाकिस्तान में देखें कि हम ट्रांजिशन एक उसी फेज में है, अभी तक ट्रांजिशनल फेज है कि जमहूरियत जब अपनी एक्चुअल स्पिरिट में नाफिज होगी तो फिर ये होगा पूरी तरीके से। तो वो कब होगा? अब आप देखिए तालीम की सहूलियात नहीं है, तालीम मुफ्त नहीं है, यहाँ पर लोगों को तालीम नहीं मिल रही, सेहत की सहूलियात उनको नहीं मिल रही हैं। तो जब तालीम और सेहत बेसिक ये जरूरियात आप नहीं देंगे लोगों को जिनके पास वसाइल नहीं है जी, तो फिर मुझे बताएं कि लोगों के पास कहां से क्राफ्ट आएगा, कहां से उनके पास मतलब रोजगार के मौके जनरेट होंगे। तो ये देखिए एक पूरा एक सर्कल, एक यानी एक चेन इफेक्ट है। बट डोंट यू थिंक दैट इसमें कुछ ह्यूमन जो टेम्परामेंट है उसका भी हिस्सा है? क्योंकि यूके में मेरी बहन यूके में रहती है, मुझे पता है वहां की जो गवर्नमेंट है आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी देते हैं और सिंगल मदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। उसकी वजह से बहुत लोग काम नहीं करते हैं, बहुत लोग जॉब नहीं करना चाह रहे वहां पे, क्योंकि उनको पता है कि हमें लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं बाकायदा लेबर यहाँ, क्योंकि वहां पे लोगों को पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। तो अगर काम ना करके आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो ये ह्यूमन साइकी का भी तो हिस्सा है कि अगर साइकी का हिस्सा। लेकिन देखिए काम ना करके वो ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं आप, वो देखते हैं एक एज लिमिट है। यानी अब यूरोप की आप बात करें तो पकड़ है एग्जैक्टली ऐसा है कि आप 40 इयर्स के हैं और आप जाके, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाकर कहें कि जनाब आप यूसी के ऑफिस में गए, आपने कहा कि मैं काम नहीं करना,
कहते नहीं आप यू आर हेल एंड हार्टी, आप काम कर सकते हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कोई अगर आपको इलनेस है, कोई मेडिकल कोई रीजन है, तो आपको जरूर वो देंगे, क्योंकि देखिए रियासत जो होती है ना, रियासत माँ के जैसी कैसे आप कह सकते हैं, तभी आप कह सकते हैं कि रियासत अपने लोगों के हुकूक को सेफगार्ड करे। तो जब वो हुकूक सेफगार्ड नहीं होते हैं तो फिर लोग डिप्राइव होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, और उस फ्रस्ट्रेशन में फिर आप जराइम की वारदातें देख लेना वो क्यों बढ़ती है। अच्छा, तो बहुत लोग ये कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, आप हमें बताएंगे कि जो है अथॉरिटीज मिली हुई हैं, क्या ये सच है एज अ जर्नलिस्ट इन योर एक्सपीरियंस? असल में ऐसा होता, कहीं कहीं ऐसा होता है, हमने हमेशा काली भेड़ों की बात की है, हर जगह ऐसा होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में ही है, वो तो होता है। लेकिन वो जो अथॉरिटीज की आपने बात की ना कि हम क्यों नहीं मॉनिटर कर पाते, उसका एक बड़ी वजह, बुनियादी वजह यह है कि अभी तक हमने अब लोकल बॉडी सिस्टम को ही नाफिज नहीं किया आपने। सही बात। ठीक है, हम जैसे आपने रिजीम चेंज की बात की थी, तो रिजीम चेंज भी एक बड़ा अजीब सा एक लफ्ज है, और उसकी डेफिनेशन की जाए बकसरत हाँ, होता चला जाता है, रिजीम चेंज होती रहती है। कल जो फेवरेट्स थे तो ये तो एक बड़ा बहुत ही, और इसका मुतामिल भी नहीं हो सकता ये शो, ये मामला हम डिस्कस करें। लेकिन मैं लोकल बॉडीज की बात कर रहा था। बिल्कुल। हम अभी आप देखें कि गवर्नमेंट आ गई है, लेकिन उसके बावजूद लोकल बॉडीज कहीं नजर आती हैं आपको। मैं ये बेट लगाने को तैयार हूं कि आप किसी भी इलाके में चले जाएं, सर्वे करें, और आप पूछें आपका यूसी ऑफिस कहाँ है। जी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, यूसी का नंबर क्या है आपके यूसी ऑफिस का, नहीं पता। तो जब आपको यही नहीं पता होगा तो फिर आपको वो जो कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है वो नहीं है ना यहाँ पर। मैं ये हमारी जो टीम में सारे मेंबरान हैं, आप लोगों को पता है यूसी ऑफिस का, हाथ खड़ा करें। किसी एक ना एक को किसी तो को पता है कहाँ हाँ, है, रबिया को पता है, रबिया सिर्फ अपना सर हिला रही है, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड खातून है, उसको सबका पता होता है, उसको वो चीजें नहीं पता होती है। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिविएट करूंगी, हुकूमत से टॉपिक को लेके जाऊंगी। मैंने बड़ी कोशिश की है अपनी जिंदगी में, और मैं बिल्कुल बड़ा बोल नहीं बोली, बिकॉज हम प्रिविलेज हैं। प्रिविलेज इन द सेंस हम एजुकेटेड हैं, हमारे पास थोड़ी बहुत रकम इतनी है कि हम बांट भी सकते हैं और खुद भी अच्छे मीन्स में रह सकते हैं। सो मैं उन सब लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की बात करूंगी कि हमने कोशिश की है अपनी जगह कहीं ना कहीं किसी की मदद करने की, लेकिन वो मदद लेना नहीं चाहते। अब मैंने एक बच्ची को फाइनेंस किया हुआ था फॉर एजुकेशन, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आई हेट गिविंग मनी, आई वांट टू गिव सम काइंड ऑफ स्किल, या मैं खाने पीने आप उनको इनेबल करना चाहती हैं, लोगों को इनेबल करना चाहती हैं। तो मैंने एक बच्ची को फाइनेंस किया, ठीक है, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं इस तरह से कोई ऑर्फनेज बनाऊं या कोई एनिमल शेल्टर बनाऊं जहाँ पे जो मुस्तहकीन हैं उनकी मदद की जाए। सो उस बच्ची का अब मैं बार बार पूछूं, मैंने कहा 1 साल के मैंने पैसे दिए, मैं दूसरे साल के पैसे कब आएंगे, मैं पूछे जा रही हूँ, बिकॉज आई हैव टू अपना वो मैंने क्लियर करना होता है। सो मुझे बताया गया कि वो बच्ची के माँ बाप उसको लेकर गांव जा रहे हैं, सो शी इज नॉट गोइंग टू स्टडी एनीमोर। और ये सिर्फ एक वाकया था, छोटी है, अच्छा पता नहीं क्यों मैंने मालूम किया, तो शादी है यहाँ जी जी, और वो गांव में इजीली हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे पकड़ नहीं है, शहर में पकड़ है। मेरे पास एक बच्ची काम बिल्कुल सही कह रही है, जाके यहाँ पे फिर पकड़ करती थी, उसने मुझसे कंप्लेन किया था कि बाजी मेरे साथ ये करने जा रहे हैं, तो मैंने किसी झूठी बात पे उसको जाने नहीं दिया घर से, बिकॉज वो मुझे कही थी मेरी शादी करा देंगे गाँव में जाके। तो मैंने उसके माँ बाप को बोला, मैंने कहा अगर आप ये करोगे ना मैं पुलिस भेज दूंगी, आपको पता है ये 14 साल की। हाँ, यू हैव टू थ्रेटन, अपने लेवल पे आप क्या कर सकते हो। सो मैंने कोशिश की, और मैंने हमेशा जो है वो एक मोस्टली एक बैरियर ही महसूस किया कि वो नहीं भाई हम ऐसे ही हैं। देखिए ये नहीं हो सकता ना, आप कितना कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का आप वो इख्तियार तो नहीं ले सकते हैं ना अपने आप में। आप ज़ाहिर पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तो सिस्टम ही, मतलब आप देखें ना कि मल्टी लेयर्ड है प्रॉब्लम्स। अब यहाँ आप जाएंगे तो वहाँ सेटलमेंट अलग होता है, बरादरी की सतह पे बातचीत होती है, जिरगे हो जाते हैं, ठीक है, ये मामला। वो कहते हैं कि हमारे खानदान वाले, हमारे चाचा इसका फैसला करेंगे। अब मुझे पता है पुलिस क्या करेगी यहाँ पर जाकर, तो ये प्रॉब्लम्स है। पुलिस भी उनके जिरगे का हिस्सा होते हैं। पिछले दिनों हमने एक कैंपेन का हिस्सा भी हम बने थे। हुआ ये कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया कि जो घरों में जो मासियां काम करती हैं, हर कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, जाहिर है वो मेहनत करके कमा रही है, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे भी हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज का तो वो 100 के करीब खवातीन ऐसी थी जिनकी बाकायदा पिक्चर और उनके नाम वगैरह पुलिस ने रजिस्टर में डाले गए। ये मैंने देखा भी, आई थिंक सोशल मीडिया पे। थैंक यू सो मच ज़ुहैब, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बातें थी, लेकिन हमें वहां से जो है ना डायरेक्टिव मिल गया है कि हमें छोटे तो सब पता है। छोटा सा ब्रेक लेना होगा। नाजरीन आप कहीं नहीं जाइएगा, वापस आएगा 365 न्यूज पे जहान है रमजान।
खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान। मैं हूँ जाले सरहदी और मेरे साथ है मेरी खूबसूरत को होस्ट मंशा पाशा। और जैसे कि हमने टोन सेट किया है आज के शो का, जिसमें हमने बात की है बेगर माफिया की और इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत जो की जाती है वो क्यों की जाती है, क्या वजूहात हैं और किस तरह से इसकी रोकथाम हम अपने तौर पे कर सकते हैं। उसके लिए हमने हमारे सेट पे, हमारे स्टूडियो में एक स्कॉलर को मदऊ किया है, मुफ्ती अबू सर गफारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपका रमजान मुबारक। खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया प्रोग्राम में। जी बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए हैं और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका हमारी ऑडियंस भी और हम भी जवाब तलब करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मौजू से आगाह करूँ। इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसके जो पहलू हैं और इनकी वजूहात क्या हैं और क्या क्या बताया गया है कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, वो प्लीज़ उस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अम्मस्साइल फला तनहर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर आम अपने बंदों के लिए जहाँ पर इरशाद फरमाया कि आपके पास कोई भी मांगने वाला आए तो आप उसको अता करें, आप उसको दें। और अब इस आयत की रोशनी में हम देखते हैं कि मांगने वाले आजकल निकल आए हैं, तो देना तो अच्छी बात है। और अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ ये अफजल है नीचे वाले हाथ से, यानी देने वाला वो लेने वाले से अफजल है। तो हमें देने वाला बनना चाहिए बजाय इसके कि हम लेने वाले बने। तो आजकल माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहनें हैं वो ज़कात की मद में, खैरात की मद में या सदक़ात की मद में वो देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो गरीब कौन है, मसरफ़ क्या है, किन लोगों को देनी चाहिए, कौन लोग हैं जो वाक़अतन मुस्तहक़ हैं जी। तो उनके हवाले से भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। इसी तरह इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने जो मसरफ़ बयान इरशाद फरमाए हैं, जो देने के मसरफ़, सदक़ात देने के मसरफ़, जो अहल वो कौन है, उसकी एक यानी 7 मसरफ़ अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाए हैं। उनमें जो है वल आमिलीन अलैहा, जो ज़कात वसूल करने वाले, आज वो भी नहीं है। इसी तरह काफ़ी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आजकल वो नहीं है मसरफ़। आज सिर्फ़ और सिर्फ जो मसाकीन हैं, जो मुस्तहिक है, यानी जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है और जो ज़कात लेने के अहल हैं, जिनको ज़कात देना जो दे सकते हैं, जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, उन्हीं को हम तरजीह दें, उन्हीं लोगों को हम तरजीह दें। और आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, चूँकि लेने वाले हम मसाजिद में देखते हैं, तो मसाजिद के अंदर भी एक शख्स आता है और खड़े होकर अपने आप से ही ऐलान करने लग जाता है कि मुझे दे, में मुझे ये परेशानी है। तो हदीस में इसकी मुमानियत आती है शरीयत में कि कोई भी खुद जो ऐलान करे कि मुझे दें, उसको तो नहीं देना चाहिए। अच्छा। जो मांगे, आज गली मोहल्लों के अंदर मांगने वाले आ जाते हैं, बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, तो उनको नहीं देना चाहिए। वो पता नहीं मुस्तहिक हैं या नहीं। और आजकल तो एक सर्वे भी आई है कि बाकायदा इनकी टीम्स होती हैं और मांगने वालों की, और बाकायदा ये रोडों पे, चौकों चौराहों पे ये जो है मांग रहे होते हैं, तो इनको नहीं देना चाहिए। बल्कि आप अब देने के जो वाकई मुस्तहिक हैं वो कौन है, हर शख्स अपने इर्द गिर्द नजर करे, हर शख्स अपने गली मोहल्ले में देखे कि मेरे गली मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में कौन मुस्तहिक है। जो सफ़ेद पोश भी होते हैं लेकिन वो मांगते नहीं हैं, वाक़अतन वो मुस्तहिक होते हैं, उनके घर में खाने को नहीं होता और दीगर ज़रूरियात उनको होती हैं, तो उनको देना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल जी जी। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद कमा कर अपने ऊपर खर्च करना, अपने बच्चों पे खर्च करना, ये कितना ज़रूरी है, ये अफजल बारे है। में क्या कहा गया है? अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो जितने भी तकरीबन गुजरे हैं, तमाम के तमाम ही अपनी मेहनत किया करते थे। मेहनत में अज़मत है, अपना खुद कमा कर खाना ये सदका है, इसको अफजल करार दिया गया है। जितने भी अम्बिया गुजरे हैं तमाम के तमाम खुद मेहनत किया करते थे, खुद मजदूरियाँ किया करते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम,
इसी तरह हमारे प्यारे पैगंबर आकाए नामदार हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद काम किया करते, तिजारत किया करते थे, मेहनत किया करते थे। अम्मा खदीजतुल कुबरा, उनका माल शादी से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम मुल्क ले जा रहे हैं, तिजारत की गरज से ले जा रहे हैं। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम सारे तिजारत किया करते थे, खुद कमाया करते थे, और जिसके अंदर खुद कमा कर खाने की इस्तिताअत मौजूद है उसका लेना भी जायज़ नहीं है। हाँ, जो बिल्कुल गरीब हो, मुस्तहक हो, कोई माजूर है और उनको दे सकते हैं। और इसमें हम सहाबा इकराम हमारे लिए रोल मॉडल हैं, वो आइडियल हैं। सहाबा इकराम की हम ज़िंदगी के ऊपर जब नज़र डालते हैं, तमाम सहाबा इकराम वो खुद मेहनत किया करते थे। जब मक्का से हिजरत करके सहाबा इकराम मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का एक वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआख़ात कायम फरमाई, एक अंसारी सहाबी को एक मुहाजिर सहाबी के साथ भाई बनाया, तो उसमें हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को भी एक सहाबी का भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना दिया था। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ उस सहाबी के साथ रहते थे। सुबह हुई, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने फरमाया मुझे बाज़ार का रास्ता दिखाएं, बाज़ार जाना है मैंने। तो सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी ने आपको मेरा भाई बनाया तो मैं कमाऊंगा, आप खाएंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने फरमाया नहीं, मैं खुद मेहनत करना चाहता हूँ, मैं खुद बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं खुद कारोबार करना चाहता हूँ, मैं खुद कमाऊंगा, आप मुझे गाइड करें बाज़ार किस तरफ है। कपड़े उठाए और बाज़ार की तरफ चल दिए। और वही हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जब इस दुनिया से रुखसत हुए, उन्होंने इतनी मीरास छोड़ी, इतना तरका छोड़ा अपने पीछे। किताबों में लिखा है कि उनकी जो मीरास तकसीम करने वाले जो थे, 40 दिन तक वो मीरास उनकी तकसीम करते रहे, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उनकी मीरास ख़त्म न हुई। इतना अल्लाह ने उनको दिया। तो बिजनेस करना चाहिए। हमारी कौम, मुसलमान कौम, उनको अल्लाह ताला जो है उरूज बख्शे और तरक्की पजीर हों, देने वाले हम बने बजाय इसके कि हम लेने वाले। अच्छा, कानूनी तौर पर अगर इस तरह के लोग ये करते हैं कि जो मुस्तहकीन नहीं होते और वो मांगने खड़े होते हैं और वो किसी और का हक भी मार रहे हैं ये करके, तो कानूनी तौर पे इस्लाम ने कोई ऐसे अरकान रखे हैं कि उनके खिलाफ ये किया जा सकता है? और क्या भीख मांगना गुनाह है? हाँ जी, भीख मांगना गुनाह है और भीख नहीं मांगनी चाहिए। अब इसमें जो असल, जैसा कि आपने सवाल भी किया कि जो असल हकदार हैं उनकी हक तलफी भी होती है। जो असल मुस्तहक होते हैं वो तो मांगते भी नहीं हैं, वो तो बसा औकात बस खामोशी से किस तरह जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। अक्सर लोग भीख मांगने वाले वो पैसे वाले बन जाते हैं। और कानूनन भी मना है, दीन में भी इसकी मना आई है और इसको हराम करार दिया गया है। भीख मांगना गलत है। हाँ, ये कि अपनी ज़रूरत खुद पेश न करे, बल्कि ऐम्मा मसाजिद से कही जाए, इमाम हजरात से कहते हैं अमूमन लोग, उनकी इजाज़त से जो है अगर कोई खड़ा होता है। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई साइल आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तरगीब दिया करते थे कि ये मुस्तहक है, इसकी आप मदद करें, इसकी मदद करें। इस तरह हमारे जो ऐम्मा मसाजिद हैं तो उनके पास जाना चाहिए। उनको उमूमन हर नमाजी का पता होता है कि इस नमाजी का क्या हाल है, इसके घर के क्या हालात हैं। हमारे लिए बेहतरीन एक जगह जो है सर्कल जो मुस्तहकीन को ढूंढने की, वो मसाजिद हैं। तो हम अपने पड़ोस में देखें, उनमें नज़र दौड़ाएं। तो इस्लाम ने भी मना फरमाया है, कानून में भी मना है भीख मांगना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। जी, और भीख मांगना ना, हम लोग अक्सर, मैं मंशा आप तुम्हारे साथ भी ये शेयर करूंगी कि हम समझते हैं कि जो भीख मांगना है वो सिर्फ वो सड़कों पर जो फकीर है वो भीख मांग रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा है कि हम जहाँ जहाँ काम करते हैं, जैसे मैं और आप एक नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल, सो उस नौकरी के एवज में हमें तनख्वाह मिल रही है, ठीक है। अगर हम उससे बढ़कर कोई डिमांड करें तो क्या वो भी मांगने के जुमरे में आती है बात? अब एक मांगना तो वो है जैसे एक दोस्त अपने दोस्त से हुज्जत के अंदर कहता है, जी। वो बिला तकल्लुफ हो के कहीं चाय पीने जा रहे हैं, यार पैसे आप दे दो। खाना खाने जा रहे हैं किसी पार्टी में, तो एक फ्रेंडशिप में, उसमें दोस्ती में कहा जाता है बिला तकल्लुफ, वो जायज, उसमें मुमानियत नहीं है, वो कर सकते हैं, क्योंकि वो आप लौटा भी सकते हैं। और जो आपने सवाल किया, मुलाजिमीन हैं, कहीं वर्कर्स किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वो अब मांग रहे हैं अपनी, वो उनको जायज है, वो अपनी तनख्वाह की मद में अब कह सकते हैं कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए, या मुझे इस महीने थोड़े मेरे अखराजात बढ़ गए हैं, वो कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और रमज़ानुल मुबारक के अंदर
इन वर्कर्स का भी ख्याल रखा जाए, उनके लिए भी आसानी की जाए, और ताकि जो असल काम करने वाले हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई हो, उनको दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, रिज़्क़ हलाल की भी बहुत अहमियत है इस्लाम में, ठीक है। और रिज़्क़ हलाल से मुराद यही है कि जब आप मेहनत करके अपनी रोजी कमाते हो। सो मुझे ये बताइए कि ये जो इतना दुनिया भर में अभी अफरा तफरी फैली हुई है मुफ्ती साहब, कि हमें जो है स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है कि दूसरे ममालिक जो है वो अब बंद करें हमारे वीज़ाज, बिकॉज हमारे यहाँ से लोग जाकर वहाँ पर भी इसी किस्म के कामों में मुलव्वस हैं। सो इसके लिए हमारी हुकूमत कुछ कर सके, या इस्लाम की तरफ से कोई इसके अहकाम है कि हम उसको नाफिज करें और ये चीज़ें जो है वो बंद हो? इसकी जी रोकथाम होनी चाहिए, हम गवर्नमेंट के ज़रिए से इसकी रोकथाम ज़रूरी है, बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि इसमें हमारे मुल्क की भी बदनामी होती है बहुत ज़्यादा, और हम अपने मुल्क के अंदर भी इस चीज़ को रोकें, इस चीज़ को जो है वो गलत। आजकल गली मोहल्लों के अंदर भीख मांगने वाले हमारे ही, हम उसमें देखें सुबह सुबह ऐलान हो रहे होते हैं, बड़े बड़े ऐलान, और हमारे घर वाली, हमारी माएँ बहनें वो भी नरम दिल की होती हैं, वो भी दे देती हैं एक एक रोटी, दो दो रोटी, तो बजाय इसके हम वो अपने असल मुस्तहकीन तक पहुंचाएं, उनको देनी चाहिए। और जैसा आपने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो भी इसको रोकथाम के लिए जो कोशिश करे। हमारे पाकिस्तान की बदनामी होती है तो पाकिस्तान वतन अजीज की हिफाजत हो, और इसमें ऐसे लोग पैदा हों जो बाहर जाकर हमारा नाम रोशन करें, तो इनकी रोकथाम भी जरूरी है, वरना ये गैंग इस तरह के बढ़ते जाएंगे पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर दुनिया में भी, ये मुसलमानों की हमारी बदनामी होगी। जी। अच्छा, अक्सर जो मांगने वाले होते हैं वो अल्लाह का नाम लेके ही आपसे मांग रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि आपको आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं, तो इससे इंसान जो है एक फन है, ये एक मांगने का तरीका है। तो अल्लाह का नाम लेके कोई मांग रहा है, कोई ऐलान कर रहा है, भीख मांगना नाजायज है। और फिर वो कभी कभार बददुआ भी दे देते हैं आपको, तो आपका दिल वो बददुआ नहीं लगती, वो नहीं लगती। नहीं मेरा पता क्या जवाब होता है मुफ्ती साहब, मेरे साथ अक्सर औकात इस तरह होता है, मेरा ये कहना ये है, मेरा करना ये है कि मैं जो है वो खाने पीने की अशिया रखती हूँ। कोई मांगने के लिए आता है तो मैं उसको खाने पीने की अशिया ही ऑफर करती हूँ, कि मुझे नहीं पता उसने आगे जाकर क्या किस चीज के लिए इस्तेमाल करने हैं वो पैसे। तो अक्सर औकात जो है वो बोलते हैं अल्लाह करे तेरे साथ ये हो, अल्लाह करे, तो मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा अगर आपकी दुआओं में इतना असर होता तो आप इस जगह नहीं होते, तो आपकी जी असल में अपने लिए दुआ करनी चाहिए। और इसमें असल जो हकदार हैं उनकी हक तलफी होती है। सड़कों पे मांगने वाले, गाड़ी हम किसी सिग्नल पे खड़े वहीं आ रहे होते हैं, उनको हम दे देते हैं। असल जो मुस्तहक हैं, जिनको असल हक है, हमारे पड़ोस में हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने, उनको हम भुला देते हैं, उनकी हम कदर करें। बाकी ऐसे लोग जो बद्दुआ भी देते हैं, अगर कोई नहीं देता तो उनकी बद्दुआओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया। और थैंक यू मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने इतने अच्छी तरीके से हमें समझाया और ये बात भी बताई कि ऐसे लोगों की बद्दुआ नहीं लगती, जो कि एक जो आप अगर डर रहे हैं ना, किसी ने आपसे ये कहा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप एक छोटी सी ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आएंगे। मुफ्ती साहब का शुक्रिया। आप देख रहे हैं जहान रमजान। खुश आमदीद एंड वेलकम बैक टू जहान रमजान ऑन 365 न्यूज। हम बात कर रहे थे आज गदागिरी को लेके, बेगरी को लेके, लेकिन अभी हम जाएंगे लाहौर, जहाँ पे वकार कुरैशी लक्ष्मी चौक पे खड़े हुए हैं और हमें बताएंगे अल्लाह करे कि वो ये नहीं कर रहे हो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है और वो हमें वहाँ की गहमा गहमी के बारे में बताएंगे। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम वकार। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको रमजान मुबारक हो। थैंक यू। आज चूंकि छुट्टी का रोज है, रमजानुल मुबारक है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि रमजान हो, छुट्टी आ जाए और जो जिंदा दिलाने लाहौर हैं कि घर से बाहर कुछ खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए बाजारों का रुख ना करें। मैं इस वक्त लाहौर के लक्ष्मी चौक में मौजूद हूँ और आप यकीन कीजिए कि जिंदा दिलाने लाहौर इस वक्त मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं किचोरियाँ, गर्मा गर्म समोसे, पकौड़े, और दूसरी जानिब दही भल्ले, फ्रूट चाट, क्रीम चाट, चना चाट, इसकी खरीदारी में मसरूफ। और खास तौर पर जो शादीशुदा अफराद हैं, मैरिड जो पर्सन्स हैं, उनकी बड़ी जबरदस्त ड्यूटियां लग गई हैं घरों में कि आपने जाना है बाजार और ये चीजें लेके आनी है। तो टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। क्रीम चाट भी लेनी है, फ्रूट चाट भी लेनी है, वो दिखाए तो वकार, पकौड़े भी लेने हैं। वकार ये सारे खाने जो आप प्लीज देखिए, कराची और में जो ये कंपटीशन है ना खाने का, वो बरकरार रहे, इसलिए आप हमें दिखाएं जरा।
कचौरियाँ इसमें मैंने तो कोई शक नहीं है कि जो कराची वाले हैं इनका जायका तो नंबर 1 पे है। Thank लेकिन you. लाहौरिया जो है ये भी किसी से पीछे नहीं है। दूसरी जानिब मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पे शहरी जो हैं किसी तादाद में मौजूद तो हैं ही, लेकिन मैं चूंकि इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मैं फील कर सकता हूँ यहाँ जो खुशबू आ रही है, बस मेरा दिल ये चाह रहा है कि बस जल्दी जल्दी से मगरिब की अजान हो जाए ताकि मैं इन कचौरियों समोसों के ऊपर हाथ साफ करूँ। अच्छा, कचौरी वैसे मुझे भी बहुत पसंद है और सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि हमेशा खत्म हो जाती है, बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। तो वहाँ भी ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। कचौरियाँ जो है वो समोसों की निस्बत जरा जल्दी बिक जाती हैं। हाँ, मेरे साथ जब मैं अपने लिए मंगाती हूँ तो पता चलता है वो तो खत्म हो गई। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है डेलिकेसी है, मुझे लगता है समोसे पकौड़े बहुत इजीली दस्तयाब हर जगह होते हैं और कचौरियाँ कोई कोई बनाता है। तो ये लक्ष्मी चौक में मशहूर है क्या कचौरी वाला? जी लक्ष्मी चौक में काफ़ी मशहूर हैं और यहाँ पे लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं इनकी कचौरी, खासतौर पे चिकन की कचौरी है, कीमे वाली कचौरी है, दूसरी जानिब आलू वाले समोसे हैं, चिकन वाले समोसे हैं, तो खासा दूर से लोग आते हैं इनकी चीज़ें परचेज करने के लिए। अरे वकार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज कर दे। और मैं यही सोच रही हूँ कि भाई मुझे तो कभी कचौरी खाने को नहीं मिलती है। चले मैं सेट पे कहती हूँ कभी रिफ्रेशमेंट के लिए कि कचौरी मंगा दे, 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे वो लोग जाएंगे, कहेंगे सॉरी नहीं हम लोग ना, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो ये हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुक से किसी कचौरी वाले के साथ सेटिंग हो कि वो हमें टाइम पर कचौरियाँ दे दे। और इस वक्त सेट पे मंशा हमारे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद हैं और उनको भी मेरा ख्याल उनके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। वकार ने इतनी खूबसूरती से जो है बताया है हमें और उन्होंने मान भी लिया वैसे कि कराची का जो है जायका वो जरा ज्यादा अच्छा है, तो मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ। अली राशिद साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, रमजान मुबारक हो। अच्छा, आप पहले MQM के MNA रहे हैं और अब आप PPP से आपकी जो है वाबस्तगी है। आज का हमारा मौजू है बेगरी, गदागरी को लेके। तो हमें पता है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसी क्या है अभी जो है ना लोकल गवर्नमेंट और जो है रिजीम उसकी चल रही है, तो इसके हवाले से कुछ सोचा है गवर्नमेंट ने? जी बिल्कुल, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बिल्कुल मैं कहूँगा कचौरी जो जिस बारे में वो बता रहे थे वो बहुत इंटरेस्टिंग था। आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो तस्वीर दिखाए नहीं, वो कैमरा उस तरफ करके, आई एम ग्लैड कि उन्होंने नहीं दिखाई, दूर से दिखाया, बुरा लगता कि वो करीब से हमने नहीं देखी। मूविंग फॉरवर्ड जी बिल्कुल, आई यूज्ड टू बी द MNA एंड MPA फ्रॉम MQM। इस हल्के का ही MNA था मैं, कोरंगी का। Now I am the special assistant to the chief minister and the spokesperson for Sindh government. तो ये बेगरी बिल्कुल एक बहुत ही एक नासूर बनता जा रहा है सबके लिए एंड इट्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये चीज़ें होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ग्लोबली ये हमारा इमेज ख़राब हो रहा है, जैसे आप लोगों को पता होगा। तो सिंध हुकूमत ने, मैं आपको थोड़ा इनिशिएटिव्स बताता हूँ हमने अभी तक क्या एक्शन लिए हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि इंसान बात करता है ये हम करेंगे, मगर मैं आपको बताऊँ ये हम ख़ास तौर से खुसूसन चाइल्ड बेगरी पे उसके लॉ के तहत हमने ऑलरेडी 38 FIRs रजिस्टर की हैं, जिसमें काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। उसमें हमने 214 बच्चों को रेस्क्यू किया है। फिर हमारा एक रिहैबिलिटेशन चिल्ड्रन सेंटर है मलीर में, जहाँ वहाँ उनको शिफ्ट किया है। वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम, उनकी एजुकेशन एंड एक्सेट्रा, ग्रूमिंग वगैरह हम सब चीज़ें कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, बट आई नो कि बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है, देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और हम कोशिश हैं और हम सबसे कहते हैं कि बिल्कुल कोई आइडियाज़ आपके पास हों या कोई चीज़ों को बेहतर करने का तरीका हो तो वो भी बताएं। मेरे पास एक आइडिया है, फौरन फिलबदी आती है मेरे पास चीजें। तो फिलबदी जो आइडिया मेरे पास आया है कि कोई हेल्पलाइन है इस सिलसिले में, अगर नहीं है तो इसकी हेल्पलाइन होनी चाहिए, बिकॉज बहुत जरूरी है कि लोगों को लगता है कि एक जो कम्युनिकेट करने का रास्ता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। हमसे भी अक्सर औकात लोग यही पूछते हैं। अभी भी हम पहले बात कर रहे थे कि जो आपके होते हैं काउंसिल मेंबर्स होते हैं या उनके बारे में आपको पता भी नहीं होता कि कौन है जिसको आप रीच कर सकते हैं। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो है बल्दियात का जो निज़ाम है, जैसे टाउन नाजिम होता है या चेयरमैन टाउन के जिसको हम कहते हैं काउंसलर होते हैं, वो लोग ही वो होते हैं। इट्स अनलाइक MPA MNAs। MP MNAs की भी रसाई लोगों तक होती है, बट एक काउंसलर जो निकल के आता है तो वो 4 गलियों में जो इलेक्शन होता है वो वोट दे के, तो एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू हिम। वो उसके घर का पता भी जानते हैं और वो डेली उनसे मिलता भी है और उनके मसले मसाइल भी हल कर रहा होता है। बट ऑन अ लार्जर नोट व्हाट वी हैव डन इज नाउ कि हमने टाउन और डिस्ट्रिक्ट्स
के लेवल पे हेल्पलाइंस बना दी हैं अच्छा। कि और कंप्लेंट सेंटर्स बना दिए हैं जहां लोग फिजिकली जाके कंप्लेन कर कंप्लेन सकें, दर्ज भी करवा राइज भी सकते कर हैं एंड उस हेल्पलाइन पे कॉल भी कर सकते हैं। बट सिंस वो नंबर सेंट्रलाइज नहीं है, वो हर इलाके का अपना अलग है, हाँ। तो वो तो ये कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी? कोई वेबसाइट है जहाँ लोग जाकर बिल्कुल। देख सकते हैं? sind.gov बस ये नोट जाके कीजिए बिल्कुल, हाँ, नाजरीन, सब जो आपको लोग सिंध गवर्नमेंट आप गूगल भी कर लें। अच्छा, ये अली सब राशिद आपको साहब, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बेगरी से मुतल्लिक बहुत सारे और भी क्राइम्स हैं। चाइल्ड असॉल्ट है, चाइल्ड हरासमेंट है, ड्रग्स हैं, जो सब दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड बिकॉज एक से एक होता है। अगर बच्चे को बहुत कम उम्र में आपने सड़क पे पहुंचा दिया है और वो बेगिंग कर रहे हैं, तो वो एक वनरेबल सिचुएशन में है जिसकी वजह से उनके साथ बहुत सारे हादसा पेश आ सकते हैं। तो इसको लेके गवर्नमेंट परेशान नहीं है, इसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे? जो FIR जो आप कह रहे थे जिसका आपने जिक्र किया था, हमने एक्शन तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि एक्शन लिया है। बहुत परेशानी की बात है बच्चों के साथ, वनरेबल एज और सो मेनी लाइक हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट्स। कसूर का इंसिडेंट जो पंजाब में आपने होस्ट बारे में सुना, जी। तो इट इज़ वेरी बिल्कुल इट्स क्लोज टू आवर हार्ट्स एंड ऑल्सो वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट एंड वी आर टेकिंग एक्शन। और इसमें वी वांट कि यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एक्ट्स। कहने को तो एक कोई आप एक स्ट्रीट लाइट पे आप रुकते हैं, एक कोई भिखारी या बेगर आके पैसे मांग रहा होता है, यू थिंकिंग चलें ज़कात निकल जाएगी या सदका निकल जाएगा, यू आर हेल्पिंग आउट समबडी को, बट दिस इज़ लाइक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इनको ये करवाया जा रहा है। सो दिस इज़ समथिंग, अगर वो सिटीजन्स जो हमारे हैं अपना माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट लाएं उसमें और समझें इस चीज़ को, दैट यू नॉट रियली हेल्पिंग दीज पीपल आउट, यू मेकिंग द सिचुएशन वर्स, तो उसमें भी थोड़ी अगर मदद हो आवाम से तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, बेगरी से थोड़ा हम एक तरफ होते हैं। कराची शहर हमारा बहुत सारे लिटिल टाउन्स और शहरों का मुखफ़फ़ है, मतलब वो सिर्फ एक ही जगह नहीं है। जैसे इससे पहले भी जिक्र बहुत मर्तबा हो चुका है, जितने भी यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं जिनके पास अथॉरिटी, उन्होंने हमेशा यही कहा कि छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जिनको गवर्न करना होता है और उनकी गवर्नेंस जो है, जैसे आपने कहा कि 2 गली का एक काउंसिल मेंबर है। सो अब कराची बढ़ता ही जा रहा है। लाइक अब पहले हम सोचते थे, हम फेज 8 की तरफ नजर जाती थी तो वहाँ घर ही नहीं थे, ठीक है। किसी ने बोला वो जब वो बन रही थी, क्या नाम है, क्रीक विस्टा, सो लोग वहाँ घर लेना ही नहीं चाहते। वहाँ पे तो आबादी नहीं है, कोई वहाँ पे लोग ही नहीं है, हॉस्पिटल था ना स्कूल से, अब सारी स्कूलिंग वहाँ पे है बहुत। और दूसरे तरफ भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी गुलशन हदीद का जो इलाका है वहाँ पे भी एक्सटेंड किए जा रहे हैं। अब जो है नई नई सोसाइटीज बन रही हैं, तो इट्स बिकमिंग ऑलमोस्ट अनगवर्नेबल। हाँ, तो मुझे पता है इसके लिए सिंध गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है और कोई जैसे कोई लिमिटेशंस है कि इससे आगे अब आप सिटी को नहीं एक्सपैंड कर सकते? देखिए, हाँ, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि और जितनी भी और एडमिनिस्ट्रेशन है व्हेन इट कम्स टू कराची, सिंस आपने कराची की बात छेड़ी जी, कराची में व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो हमारे काफ़ी वोटर्स, व्यूअर्स और दोस्त अब आप नहीं समझते, कराची इज़ नॉट जस्ट गवर्न बाय सिंध गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, उसमें देयर आर 70% ऑफ कराची कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, in different ways. Oh, okay. This is a surprising thing. Yes, मुझे इस बात का नहीं इल्म था। Facile cantonments, DHA, KPT lands, yes, railways, etc. etc. तो जो बचा कुचा कराची जो सिंध हुकूमत के हिस्से में आता है, that's 30%. I'll give you an example. अब आप शराय फैसल पे जिस रोड से you going towards the airport, that is KMC, which comes under KMC and Sindh government. आप एयरपोर्ट से जब वापस आ रहे होते हैं, दैट शाराय फैसल की रोड इज फैसल कंट्रोल। रियली? यस, मतलब रोड के इस तरफ? हाँ, और एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है, उनके SOPs डिफरेंट हैं। अब मगर शाराय फैसल पे जब पानी खड़ा होगा फैसल कंटोनमेंट की साइड पे, तो लोग किसको बुरा भला कहेंगे? सिंध गवर्नमेंट, हमें कहेंगे, पीपल्स पार्टी को कहेंगे, मेयर को कहेंगे। रिस्पांसिबिलिटी किसकी बनती है? रिस्पांसिबिलिटी उनकी बनती है, बिकॉज DHA ये डिमार्केशन है जी, बिल्कुल, गवर्नमेंट की ये वाली चीज गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हमारा डोमेन नहीं है। DHA में डिफेंस क्लिफ्टन तक जब पानी खड़ा होता है और सब चीजें होती हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द डोमेन टू द एक्सटेंट कि हमने मैं बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, आई थिंक 3-4 years बैक जो बहुत बारिशें हो गई थी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, और वो फिर हमारे सेल फोन भी नहीं चल रहे थे, बिल्कुल लोगों के घरों में पानी आ गया था। डिफेंस की मैं बात कर,
पूरे कराची शहर से पानी निकल चुका था, which we were doing. DHA was unable. बुखारी पूरा डूब चुका था. जी 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 जी, बड़े बुरे हालात हैं जी. So at that time we brought our machinery, Sindh government, to help DHA out, and they had issues. उन्होंने हमसे कहा कि जी आपका डोमेन नहीं है, आप पहले परमिशन लेके आए. DHA में प्रॉब्लम यह है कि वो आप थोड़ा ईंटें भी बाहर रख देंगे तो उनकी विजिलेंस आ जाती है. सो फिर हमने खास तौर से उनके एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन ली, एंड देन वी हेल्प्ड पंप्स के थ्रू, सक्शन पंप्स के थ्रू, वी सक्ड आउट ऑल द वाटर. तो ये चीज़ें हैं, दीज आर रियलिटीज व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, उनको पता नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की. एंड आई थिंक हमें किसी फोरम पे अवेयरनेस क्रिएट करनी है. बट दैट बीइंग सेड, तो अब ये नहीं है तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए? नो. So what we've done is now we are bringing together centralized committee जो हमने बना दी है. बिल्कुल मैं यही बात पे आ रही थी. हाँ, तो वो there should be one centralized committee जो जहाँ पे आप सब लोग जो यकजा होकर फैसला ले गए, क्योंकि जो इंसान जो फंसा हुआ है वो तो फंसा हुआ है, वो बैठ के करे कि ये आपस में तय कर ले. एग्जैक्टली. मेरे घर में पानी है, बिल्कुल ये बाल्टी से पानी कौन निकालेगा? हाँ ठीक है, या फिर टैंकर से. तो ये कोई है एक कमेटी आप कह रहे हैं? हमने बिल्कुल अब बना दी है. जिसमें DHA के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी हैं, हमारे मेयर साहब भी हैं, बाकी जो फेडरल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वो भी हैं. आई एम नॉट सेइंग थिंग्स आर आइडियल, मगर आपसे अगर मैं एक ऑनेस्ट आपका फीडबैक मांगूं कि फ्रॉम 3 years बैक एक टाइम आया था, कचरा नहीं उठ रहा था, पानी हर जगह खड़ा हो जाता था, IH चंडीगढ़ रोड ब्लॉक हो जाती थी. थोड़ी सी बेहतरी आई है, थोड़ी सी बेहतरी, ये मैं कहूंगी. यू नो, ट्रांसपोर्ट भी है, पिंक बसेस भी चल रही हैं. Slowly but surely we are progressing. अब लेकिन इसमें मैं कहती हूँ लोगों का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि लोगों ने भी बहुत आवाज उठाई है. Absolutely. और बताया है कि अब जो है नहीं बर्दाश्त हो रहा है. बिकॉज मुझे लगता है कि आप भी कराची के रहने वाले हैं, यहाँ पे जो जिंदगी है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है. जो लोग कमा भी रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल होती जा रही है. प्रिविलेज पानी नहीं है, गैस नहीं है, ये नहीं है. इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. हम लोग, मैं DHA के इलाके में रहती हूँ और मेरे साथ यही हुआ था जो आपने पानी भरने का जिक्र किया था. और हम भी घरों में इसी तरह से बंद थे, बल्कि मालियात क्योंकि लोगों की ज्यादा थी तो उनके नुकसान भी उतने ही हुए थे कि बेसमेंट तक पानी आ गया था, लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए. और जो हमारी जो सड़कें उसके बीच में जो नाले होते थे वो ही गायब कर दिए, उसके अंदर घर बना दिए. अब जो है तो अब वो पानी का फ्लो ही नहीं है. हाँ, पानी का फ्लो ही नहीं है, पानी खड़ा हो रहा है हर जगह. थोड़ा सा I'll give you my example. तो मैं fortunate class से आप कह सकते हैं. I was the highest taxpayer when I was an MNA. मैं बता दूं, so I have a nice house जिसमें बेसमेंट में पानी आया. Unlike other people, इसलिए उस टाइम पे 2 दिन तक पावर आउटरीच थी. जनरेटर हमारा ऑन था, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ एंड द एंटायर हाउस कॉट फायर. तो आप जो कह रही हैं कि प्रिविलेज क्लास इज नॉट जस्ट द अंडर प्रिविलेज क्लास, इवन द प्रिविलेज क्लास एवरीवन गेट्स अफेक्टेड बिकॉज़ दीस आर बेसिक नेसेसिटीज. और ये बेसिक, और मंजा आपने बहुत अच्छी बात की कि आवाज उठाने से आवाज ही उठानी पड़ती है कभी कभार. जब आप किसी को छोड़ देते हैं तो उनको लगता है मसला नहीं है. अवाम का बड़ा चेंज है कि पहले हम लोग भी जो है ना बस अब क्या ही कह सकते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं. सोशल मीडिया, अब लोगों ने प्रॉपर्ली कुछ सालों से कहा कि नहीं हम बोलेंगे क्योंकि हमारी बात सुनी भी जा रही है और हमारी बात देखी भी जा रही है. आपने मुझसे आपने इंट्रोड्यूस जब किया था, आपने MQM की बात की, पीपल्स पार्टी की, सो दैट ट्रांजिशन, तो मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ये पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से. देयर वाज अ टाइम वो लीडरशिप और कल्ट फॉलोइंग बहुत होती थी पार्टीज में. एंड व्हेन आई स्विच फ्रॉम MQM टू पीपल्स पार्टी, जिस एरिया में मैं जिस हल्के में काम कर रहा था वो कोरंगी, MQM का गढ़ होता था. सो वी हैड अ लॉट ऑफ रिजर्वेशन या एप्रीहेंशंस कि जब हम आवाम में जाएंगे आफ्टर स्विचिंग द पार्टीज, लोगों का बैकलैश बड़ा होगा बिकॉज दे आर MQM सपोर्टर्स बैक इन द डे. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज वोटर अवेयर हो चुका है. दे टोल्ड अस कैटेगोरिकली, दे सेड देखें अगर आप पानी दे सकते हैं, कचरा उठा सकते हैं, रोडे बना सकते हैं, हम वी आर विद यू. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आपकी यही बात को मैं जरा अब कट करूंगी क्योंकि हमें जाना है. हम बात आप तो यही पूछेंगे, हम इनसे आगे और मजीद बात करेंगे, लेकिन हम जाएंगे जाने थोड़ा किचन की तरफ. तो मैं जाऊँ या आप जाएं? आप बताइए. मैं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे मेरा एक्चुअली दिल कर रहा था अपने हाथ धोने का. हाँ अच्छा. और हमारे पास जो हाइजीन पार्टनर है वो लाइफ बॉय है और बिल्कुल पानी का ज़िया नहीं कर रहे हैं हम लोग. हम पानी को लेकर बहुत बता रहे हैं. हम लोग हैं, हम कॉन्शियसली इसकी बात करते हैं. आपको खाने बनाने का शौक है? जी, खाने पकाने का शौक है? खाने का तो होगा. खाने का शौक. चलिए आपको खाना अच्छा सा खिलवाते हैं. हम लोग जाते हैं सोबिया जानू की तरफ. कैसी है सोबिया आप? मैं पहले तो यहाँ से आऊंगी. हाँ, ये देखिए, अगर किसी की नजर यहाँ पड़ रही है
इसको हम ऐसे खोलेंगे और ये हमारे हाइजीन पार्टनर हैं लाइफ बॉय, और इनके शुरू में साबुन नहीं निकलता। इतनी मेहनत, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ इस वक्त। दूसरा वाला यूज कर लेते हैं। हाँ जी जी, वो बिल्कुल यही होने वाला था। ये देखिए, क्योंकि मैंने कपड़े भी इसके कलर के ही पहने हुए हैं तो इसी हिसाब से जो है वो वही वाले जो है मेरे हैंड वॉश ने जो है वो काम किया। जी एहसान, मैंने अभी बताया कि हमारे हाइजीन पार्टनर जो हैं वो लाइफ बॉय हैं। आप सुनते नहीं एहसान, एहसान वो है जो मेरे कान में बोल रहे होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ी सी पागल हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। जब लाइव शो हम करते हैं तो हमारे साथ ना सिर्फ माइक अटैच होता है बल्कि हमारे कान में एक आला अटैच हुआ होता है, और वो होता है हमारे कंट्रोल रूम में जहाँ पे अनथक मेहनत चल रही होती है हमारे डायरेक्टर्स की, जिसमें इरफान है, जिसमें एहसान है। सो थैंक यू, आप भी मुझे देख लिया करें मैं क्या बोल रही होती हूँ और मैं भी आपकी बात सुनूंगी। सोफिया कैसी है? अल्लाह शुक्र, आप कैसी हैं? अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे आज? मुझे लग रहा है आज लेले का पहला सवाल जाले जाले इतना कंफ्यूज। सोबिया ने मुझे जो है ना, मैं अपसेट हो गई हूँ। आप इतने दिन हो गए। आई एम वेरी अपसेट। सोबिया क्या नाम है मेरा? जाले 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 जिले नहीं है मुझे। हाँ आगे तो आगे। मैं पहला सवाल यही होना है कि अच्छा सोबिया, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा अगर हम हाँ। डीप फ्राई नहीं करेंगे? मैंने कहा अच्छा इसका जो है आप इसको आप अवन बेक कर लें। ठीक है, ये है क्या चीज, ये तो बताएं। अच्छा, आज हम बना रहे हैं कोरियन स्वीट एंड स्पाइसी चिकन। ठीक है, ये थोड़ा स्पाइसी होगा, थोड़ा स्वीट होगा और थोड़ा सा वो जो स्टिकी सॉस होती है वो हाँ होगी। जी। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं ओनली, जिनको कार्ब्स नहीं लेने, वरना तो आप इसको बॉइल्ड राइस या रोटी वट एवर यू लाइक आप साथ ले लें, क्योंकि मुझे लगता है बहुत हमने जो है फ्राई खा लिया और बहुत इफ्तार आइटम खा लिए। अच्छा, दूसरी जगह मैं लेकर आई बहुत रिफ्रेशिंग, मुझे लग रहा है आज गर्मी जो है उसकी बहुत ज्यादा हो गई है। जी जी। अच्छा, तो उसके लिए जो तरबूज है वो आप अच्छा, तरबूज है जी, मैं वाटरमेलन। इतनी देर से सोच रही हूँ टमाटर बारीक बारीक कटे हुए नहीं रखे हैं। नहीं, इसका क्या होने अच्छा वाला है? तरबूज को हमने बहुत फाइन चॉप कर लिया, ये हमारी ड्रिंक में जाएगा। और हमने ले लिए चिया सीड जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, रिफ्रेशिंग होते हैं। अगर आप इसको सहरी में भी ले लें तो मंशा क्या ने ही इसको बात फौरन है। देखा था और कहा था कि ये वही है जो फालूदे में डलते ये हैं। वही है जो फालूदे में डल आप रहे हैं। मंशा की ग़िज़ा जान सकते हैं इस बात से। और मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्या याद दिलाया फालूदा, ओहो मजा ही आ गया। अच्छा, हमारे पास एक और पकवान से भी है। एएफ पकवान है, क्या पकवान है बताइए जरा। एएफ पकवान से हमारे पास शेफ दानिश है। एएफ ना, एएफ एहसान को मेरी आवाज नहीं आती। एएफ पकवान से शेफ दानिश हैं जो मटका बिरयानी भी लेकर आए हैं। आपको याद है कल हमें बताया गया था कि कल शायद आने वाले थे, तो आज आई है मटका बिरयानी, और वो भी संडे के रोज, तो अच्छी बात है। यू नो छुट्टी वाला दिन होता है। आपका चीट डे चल रहा होगा। अच्छा, इसके लिए हम क्या लेंगे, हमने वाटर लिया, वाटरमेलन ले लेंगे, जग में डालेंगे, आपके पास जो भी ब्लेंडर है आप उसमें डालेंगे, उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसमें हम लेमन स्क्वीज करेंगे, 1 टेबल स्पून पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे और मिंट डालेंगे, हैंडफुल मिंट डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। Very nice. आपने फिर जग में ऐड नहीं करेंगे कोई भी आर्टिफिशियल। ठीक है, मैंने आपके लिए बनाई है वैसे। Oh, very फिर हमने nice. इसको क्या करना है, जग में जब आप इसको पोर करेंगे तो आपने अपने जो चिया सीड्स है वो ऐड ऑन कर दिया, सोक करके कर लें, या तो आप रॉ भी डाल दें तो वो ऑटोमेटिकली आपके हो जाएंगे। अच्छा, कोरियन चिकन के लिए मैंने क्या किया, मैंने 500 ग्राम चिकन बोनलेस ले लिया था। ठीक है। उसको हमने मैरिनेट कर लिया सॉल्ट, ठीक है। ब्लैक पेपर और विनेगर से। इसको हमने मैरिनेट कितनी देर तक? हाफ एन आवर जो है वो मिनिमम है। उसके बाद हमने बैटर बनाया, जिसके लिए मैंने 3 तरह के फ्लावर लिए हैं। राइस फ्लावर है, कॉर्न फ्लावर एंड फ्लावर है, मैदा। क्रंची होगा ये बिल्कुल, ये देखिए मैंने फ्राई करके रखा है। आवाज सुना, आवाज आई। तो नहीं, ऐसा ASMR करना चाह रही थी मैं। अच्छा, बहुत crunchy है। मैंने करके दिखा दिया शायद आ जाए। अच्छा, 3 तरह के फ्लावर ले ली ताकि इसकी जो क्रंचनेस है, चावल के आटे से बहुत अच्छी क्रंच आती है किसी भी चीज में आप डालें। वो लेकर मैंने इसमें सॉल्ट डाला और पानी डाल के एक बैटर बना लिया। ठीक है। तो सारी चिकन को मैंने बैटर में अंदर डाल के मिक्स कर लिया और हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। डीप फ्राई करने के बाद हमने एक वोक लेना है, उसमें हम डालेंगे चॉप गार्लिक। ठीक है। ऑयल 2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर चॉप गार्लिक जाएगा, उसको अच्छे से सौते करेंगे। केचप जाएगा 3 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून सोया सॉस जाएगा, 2 टेबल सराचा सॉस जाएगा, आपका 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, और आपका जाएगा शुगर ले लें आप 2 टेबल स्पून वो ले लें। पीनट जाएगा आपका, ये आपने मसाले वाले पीनट्स लिए हैं। बिल्कुल, आप प्लेन ले लें, मसाले वाले लें, जो अवेलेबल हो वो लें। ठीक है। उसके आपके सेसमी सीड्स जाएंगे, जो आपके तिल होते हैं वो जाएंगे। पीनट्स का क्या किया आपने?
पीनट का मैंने कुछ भी नहीं किया। जो हम अपनी सॉस बनाएंगे उसके अंदर हम ये डालेंगे, तिल डालेंगे हमारे 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिली डालेंगे, ये थोड़ा स्पाइसी होता है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, वरना तो आप ओमिट कर दीजिए इसको। बिल्कुल। ये डालेंगे, हम ग्रीन अनियन डालेंगे चॉप, और अपनी चिकन को इसमें अच्छे से टॉस करेंगे, वो रेडी है। भाई देखिए, हमारे किचन में ये सारी चीजें जो हो रही होती है ना, इसके लिए हम बहुत जरूरी है सोबिया जानू हमारे लिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बताती चलूं। हमारे किचन को जो है स्पॉन्सर किया है और हमारे पार्टनर है ऑसम किचन। बिल्कुल। इसके अलावा अप्लायंस पार्टनर हमारे हैं ग्लैम गैस। इसके अलावा सनरिज की तरफ से भी हमें जो है स्पॉन्सरशिप मिली हुई है। प्लस हमारे फूड पार्टनर्स हैं KFC और इसके साथ साथ है पेप्सी। एंड आपको मैंने हाइजीन पार्टनर का तो बताया था, लाइफ बॉय। थैंक यू सो मच सोबिया। ये चीजें हम नोश करेंगे जैसी इफ्तारी हो जाएगी। अब मैं जाती हूँ ओवर टू माई बेस्ट फ्रेंड मंशा की तरफ, और वहां पे हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं जिनसे हम अच्छी किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं आज मंशा। बिल्कुल मिल रहे हैं। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा एक लाइटर सवाल आपसे करूंगी। हाँ। इफ्तारी में क्या पसंद करते हैं? बिकॉज आली, आई हैव सीन यू ओवर टाइम, और आपने और वजन गिराया है। जी बिल्कुल। हाँ, जो कि नहीं होता है वैसे, रोजों में इंसान का वजन बढ़ जाता है। सो यू हैव लॉस्ट वेट। हाँ, तो मैंने बड़ा कॉन्शियस एफर्ट किया है कि थोड़ा वो फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करूँ, और इफ्तार में आई जस्ट हैव अ डेट, पानी, एंड देन आई गो वर्कआउट, एक्सरसाइज। फौरन से इफ्तारी के फौरन से। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो 1 घंटे उससे पहले भी पहले करते करते हैं। हैं। जी, हाँ, जी, तो वो आमिर। तो मुझे लोग समझ नहीं आते, वो तो दो बिट एक्सट्रीम। आमिर यही ज्यादा करता जब है। प्यास लग रही होती है तब वो जिम पहुंचे हुए होते हैं। हाँ, मुझसे नहीं हुआ कभी। मैं राइट आफ्टर बहुत लाइट सा इफ्तार करके विद अ डेट या फ्रूट एंड सम वाटर, एंड देन आई गो वर्कआउट, फिर उसके बाद देन आई कम एंड ईट। अच्छा, वैसे इफ्तार में मुझे वैसे भी ज्यादा खाया और उस वक्त तो बिल्कुल रश मिलता ही नहीं होगा आपको जिम वो। में। हाँ, देखें, बिल्कुल जिम खाली पूछता होगा भी होगा। इफ्तारी में। डबल फायदे। हाँ, एक तो डबल आप फायदा वो कि बिल्कुल। इफ्तार जब और आप बिल्कुल नहीं जाने खा रहे। माने होते हैं ना, जब आपकी शक्ल से लोग वाकिफ होते हैं, तो अक्सर मेरे साथ जिम वाले जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ये होते हैं, वो सबके बारे में पूछते हैं आपसे आके ना, हाँ। कि आप इस फलाना के साथ काम कर रही हैं, वो कैसे हैं, उनके घर वाले कैसे हैं, सब वेरी स्वीट। बट वर्किंग आउट वाले जो लोग हैं ना, उनका फोकस जो है वो उस वक्त सिर्फ वर्कआउट होता है, और उस एक वक्त सोशलाइजिंग की जगह भी सॉर्ट ऑफ है gym में लेकिन से। वो आप अगर खुद से करना चाह रहे हो ना मंशा, हाँ, अगर मैं आप इसलिए नहीं workout जा करने पाती। आए, हाँ। This is the reason I can't go to the gym. But thank you so much, Thank you Ali, so for much, joining Ali. us and answering such pertinent questions. Thank you for having आपको me. आगे के रोजों की भी बहुत बहुत मुबारकबाद, Thank you, and I आप लोग hope they go well for you. और नाज़रीन, इस बात पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक मंशा। छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा जहान है रमजान 365 पे। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। मंशा, आप जी 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 हो गई थी थोड़ा हाँ, सा। मैं हम जरा लोग खो पता गई, है मुझे लगा actually- ये फौरन से एकदम से वापस आ गया। मैं तो अपनी बात कर रही थी। हम लोग एक्चुअली होता है हमारे साथ नाज़रीन, हमारी एक जिप है, जिप पे कैमरा है, वो आगे पीछे कुछ होता है, और फिर हम यहाँ से अपने कैमरामैन की तरफ आते हैं। लेकिन आज वो जिप वाली कहानी नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई। तो वेलकम बैक टू 365 न्यूज। फिर से एक दफा इंट्रोडक्शन मैं करवा लूं। मैं हूं मंशा पाशा, मैं और हूं मेरे जाले साथ सरहदी। हैं जाले, और अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे है डॉक्टर महरीन फातिमा, जो फातिमा डेंटल रन करती हैं, डेंटिस्ट है, और मैंने ब्रेक में उनको अपने दांत दिखा भी दिए। जाले जी, मैं चाह रही थी कि वो लाइव होता, क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रहा था। और हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ, मैं कह रही हूँ, मुझे जो बहुत क्यूट लगती है उनका नाम है जमजम। हाँ, और जमजम जो है वो इस वक्त वाटर पंप पे है। अच्छा ठीक अच्छा, है। पहले हम जमजम के पास जाएंगे। अच्छा, अभी अभी नहीं नहीं जा रहे? जाएंगे। अच्छा, अच्छा, वो जमजम कह ने रहे हैं कि मना कर अभी दिया। नहीं जाएंगे। तो हम जमजम ने रोक जरा दिया। बात कर रहे थे डॉक्टर से, और मैंने कहा कि मैं ये मौका जो हूँ ना हाथ से जाने ना दूं, क्योंकि मैं हार्डली कभी डेंटिस्ट के पास गई हूँ। आई हैव ओनली बीन वंस इन माय लाइफ और ट्वाइस, और वो भी विजडम टूथ को बट इफ यू लेके। डोंट हैव इश्यूज, हाँ, इफ आई डोंट हैव इश्यूज। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, invite रमजान करने का। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आपको भी। अच्छा, रमजान के में जो है डेंटल हेल्थ सफर करती है, क्योंकि लोगों का रोजा होता है और वो उस तरीके से अपने ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं जैसे कि दूसरे महीनों में शायद रखते हो। नहीं, बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, लोग रमजान में ज्यादा आते हैं। अच्छा, क्योंकि मुंह से बदबू आना, दांतों का पीला होना, और सबसे ज्यादा मसूड़ों से जो है ना, गम से आपकी ब्लीडिंग, लोगों के बहुत कॉमन ये है कंप्लेंट कि गम और से इसकी ब्लीडिंग वजह क्या है डॉक्टर? इसकी वजह यही है कि ओरल हाइजीन अगर प्रॉपर तरीके से आप पूरे साल अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जी, तो वो फिर क्योंकि रमजान में आप कम से कम 12 घंटे 13 घंटे आप कुछ नहीं खाते हैं, तो वो चीजें फिर एग्रवेट करती हैं, वो चीजें सामने आती हैं लोगों के, फिर वो परेशान होते हैं। तो ये रमजान से पहले जो है वो अपनी अगर ओरल हेल्थ को या ओरल जो आपकी कंसल्टेशन है या विजिट है वो जरूर कर लें। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवा लें। जरूरी नहीं है, मतलब चेकअप करा लें। चेकअप करा चेकअप करा अच्छा, लें। तो क्या अगर क्या चीजें इंसान कर सकता है रोजे में भी कि उसकी ओरल हेल्थ थोड़ी मेंटेन रहे, उसके दांत वगैरह सही रहे? रमजान में ये कर सकते हैं कि अपनी डाइट
लोग जो है ना वो तली हुई चीजें होती हैं सबसे पहले तो उसको कम करें। अच्छा। उसके अलावा मतलब सहरी के वक्त जो है वो ब्रश कर लें, अपने दांतों को साफ कर लें, उसका भी टाइम निकालें। और इफ्तारी के बाद जो है सोने से पहले दांत को मतलब ब्रशिंग करना बहुत जरूरी है, यानी 2 टाइम्स अ डे, एक सहरी में और एक इफ्तारी में जी। और उसकी वजह यही है कि अगर आप ऐसे ही सो जाएंगे दांतों को साफ किए बगैर तो फिर वही रात भर आप जाहिर है कब कुछ लोग तो जाग भी रहे होते हैं, खाते पीते रहते हैं, लेकिन बात वही है कि जब रोजा शुरू होता है तो फिर वही ट्रबल शुरू होते हैं सारे। बिल्कुल। तो उससे पहले क्लीन कर लें अपने दांतों। मुझे ऑनेस्टली यही फील होता है कि जिस तरह से आपने अपना रूटीन सेट किया होता है एवरी डे का, जी, उसी तरह से रमजान में थोड़ा सा आपका रूटीन चेंज हो जाता है, लेकिन वही आपका ब्रेकफास्ट है और वही आपका जो है वो डिनर है। सो आप उस हिसाब से अपनी डेंटल हाइजीन का ध्यान रख लें तो काफी चीजें बेहतर हो जाती हैं। पहले से रखें ना, मतलब एंड टाइम पे जब सब कुछ, वो हमारे साथ मसला ये डेंटिस्ट्री के अंदर कि जब सर पे आके पड़ती है ना कोई चीज तो फिर हम डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, पहले से केयर नहीं करते क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है इतनी। और जो मतलब अच्छे खासे अवेयर लोग हैं, एजुकेटेड हैं, वो भी उसको जो है वो अहमियत नहीं देते। मैं तो आपको अपना किस्सा सुनाती हूँ, ठीक है। मुझे तो लगता था डर, और वो डर की वजह है, बिला वजह नहीं लगता मुझे, मैं निडर हूँ काफी इस मामले में। पर मैं छोटी थी और मुझे आई थिंक दांत का कीड़े का इशू था या समथिंग लाइक दैट। सो मैं एक क्लिनिक में गई, नाम मैं नहीं लूंगी उस डेंटल क्लिनिक का बिकॉज उनका कोई कसूर नहीं था। तो उनके पास हाउस जॉब कर रही थी एक खातून, आई थिंक मुझे अभी शी वाज अ ट्रेनी, ठीक है। सो उन्होंने शायद मुझे वो नमिंग क्रीम नहीं लगाई, क्रीम नहीं होती, अच्छा इंजेक्शन होता है, मुझे नहीं पता। हाँ नहीं, अंदर क्रीम भी लग सकती है, तो इंजेक्शन होता है। तो उन्होंने शायद सही नहीं लगाया था या क्या था कि उन्होंने जब वो अपना आला इस्तेमाल किया तो वो नर्व पे लगा और मुझे पेन हुई एंड आई फेंटेड, बेहोश हो गई। मैं ऐसे बेहोश हुआ, आई वाज नॉक्ड आउट एंड व्हेन आई वोक अप इट वाज लाइक इट वाज अच्छा, तुम्हारी बेहोशी की हालत में उन्होंने बाकी सारी चीजें की कि नहीं? नहीं बेचारी वो तो डर गई, शी वाज आल्सो वेरी स्कैर्ड कि पता नहीं क्या हो गया। सो वो फियर रह गया, वो फोबिया कहना, वो ट्रॉमा हो गया ना एकदम। बट मैं जाती हूँ, मैं अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरे डेंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, उनका बेड साइड, डेंटिस्ट के लिए बेड साइड मैनर अच्छा होना कितना जरूरी है बताएं? मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उस पर थोड़ी सी रोशनी में डालें कि क्या चीज मैं बेड साइड मैनर बोल तो रही हूँ, इनसे मैं जानूंगी कि किस तरीके से पेशेंट को जो है वो काम डाउन करना होता है। देखें, जो पेशेंट होता है ना उसको देखना पड़ता है कि बच्चा है अगर तो उसको हम लोग तो, मैं मतलब अपनी प्रैक्टिस की बात करूंगी कि हम पहले उससे बात करते हैं, थोड़ा सा उसका जो फेयर होता है वो निकाल देते हैं। हाँ जी। उसके बाद फिर ये है कि वो खुद जो है बच्चा कहता है कि भाई उसको कहता है कि मैं कर लीजिए लेकिन दर्द नहीं हो मेरे, हाँ जी, दर्द नहीं हो, तो वो फिर हम उसके लिए स्पेशल जेल यूज करते हैं। और फिर बच्चों के लिए खास एक निडल्स होती हैं, बहुत ही माइनर सी, बहुत बारीक सी होती हैं, वो स्पेशलाइज फॉर किड होती हैं। तो वो उसको लगाने से उनको पेन नहीं होता इतना, ठीक है। तो वो मिसमैनेजमेंट बेसिकली डॉक्टर्स करते हैं, जो अक्सर बच्चे आ रहे होते हैं वो नहीं इतना समझते चीज़ों को, लेकिन ये एक्सपीरियंस से ये समझ आता है उनको। तो फेयर नहीं दें पेशेंट को, हाँ कि किसी भी वजह से वो पेन हो उसको। इवन बड़े बड़े लोग, मैंने तो मतलब अपनी प्रैक्टिस में ऐसे मतलब फोबिया के पेशेंट, डेंटल फोबिया के पेशेंट ट्रीट किए विदाउट एनेस्थीजिया, और वो उन्हीं ने करवाया है काम। तो ये फिर आप में गुण है, एनेस्थीजिया के बगैर। हाँ, ठीक है। तो ये डेंटिस्ट का बहुत बड़ा हाथ ये होता है, उसको मतलब देखिए, अच्छा डॉक्टर आपको काम डाउन करना। बिल्कुल बिल्कुल, सारा डिपेंड ही डॉक्टर पे करता है कि वो किस तरह से पेशेंट को एज ए ह्यूमन बीइंग ले रहा है। जी जी जी, वो उसको डमी नहीं ले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम लोग आपको भी लेके जाएंगे, हमारी बहुत अच्छी फेवरेट कॉरेस्पॉन्डेंट है जमजम, जो इस वक्त वाटर पंप पे हैं, और मैंने पहले इनका जिक्र कर दिया था, लेकिन अब वो कनेक्ट हो गई हैं। कल हमने इनको वेट कराया, आज इन्होंने हमें वेट कराया। हाँ जमजम, आपने बदला ले लिया? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वालेकुम सलाम, मैंने बदला नहीं लिया, मुझे भी अभी कॉल आई है। अच्छा, फौरन आ गए ना हम लोग। कैसी आप? बस आ गए। आ गए कहाँ पे? हम ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। वाटर पंप पे हूँ। मैं यही सोच रही थी कि डेली बेसिस पे मैं कभी पकोड़े, कभी समोसे, यानी कि इस तरह का खाना दिखा रही थी कि जिससे तबीयत भी बंदे की खराब हो जाती है। तो आज थोड़ा ठंडा हो जाए। ये वाटर पंप का मशहूर यहाँ पर तरबूज का शरबत है,
ये रखी हुई है, ये चेक करें आप। ब्यूटीफुल, तो देखने में बहुत my खूबसूरत है। बहुत अच्छा लग रहा है ये 250 रुपए बल्कि 200 रुपए की ये थैली है हाँ और जी। 2.5 ग्लास इसमें होते हैं। और मजे की बात ये कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको यहाँ पर फ्री शरबत दिया जाता है और ये पिछले 27 सालों से यही काम करते हुए आ रहे हैं। तो माशाल्लाह। आज मैंने सोचा मुझे भी प्यास लगी है तो आज यहाँ का शरबत पी के ही जाएंगे। और वैसे भी तरबूज के शरबत के फवायद बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे बड़ा फायदा मैं आप लोगों को बता दी चलूं कि स्किन ग्लो करती है और आंखों की जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है, विजन आपका क्लियर हो जाता है, डाइजेशन में जो है वो हेल्प आउट करती है। कैंसर के पेशेंट के लिए ये तरबूज का शरबत जो है वो बहुत ज्यादा मुफीद है। इसके अलावा एंटी डिप्रेशन है, यानी जिसको डिप्रेशन हो कहा जाता है कि शरबत जो है तरबूज का ये इस्तेमाल करें तो आपका माइंड जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, आप फ्रेश फील करेंगे। लेकिन हम तो रिलैक्स और फ्रेश तब फील करते हैं जमजम जब हम आपसे मुलाकात करते आपसे हैं। मुलाकात होती है, मुझे लगता है जमजम जहाँ जाती है वहाँ कुछ ना कुछ अमेजिंग जो है ट्राई जरूर करती होंगी और मुझे लगता है ये आज शरबत भी पिया जाएगा, है ना? यकीन करें वहाँ पर मैंने दस्तरखान आप देख सकती होंगी वहाँ बिछा दिया है कि ये लाइव के बाद हम यहीं पर बैठेंगे और यहीं अफ्तारी करेंगे। और इन्होंने हमें स्पेशली ये कहा है कि हमारी तरफ से आज शरबत जो है फ्री, अच्छा, जितना ये भी पीना है पी के चले जाए। इनका नाम तो बताइए। हाँ। जमजम जहाँ आप हैं। हाँ प्लीज। इनका नाम ये तो बस यही नाम है कि तरबूज वाटर का पंप शरबत। मशहूर तरबूज का शरबत। वाह वाह, सिंपल। बिल्कुल सिंपल जो चीज है उसी का नाम है। ओह हाँ, ये देख सकते हैं। मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्यास लगी। और एक मजे की बात और कि सामने ही जो है वो फूलों की दुकान भी है। आप लोग आए यहाँ से गजरे खरीदे, फूल खरीदे, फिर शरबत पिए, फिर घर निकल जाएं। हाँ ये बड़ा अच्छा है और आई विश किसी दिन आप ये जो सारी चीजें ट्राई कर रही हैं वो मेरे लिए तो कम से कम ले आए। मुझे तो बहुत दिल चाह रहा है कि मैं भी ये तरबूज का शरबत ट्राई करूँ। थैंक यू सो मच जमजम, एज यूजुअल। अच्छा, मैं इसके साथ कनेक्ट भी करना चाहूंगी कि आज तरबूज तो हमारे सेट पे भी मौजूद है। बिल्कुल। सोबिया जानू, फिर से बताइए क्या शरबत आप बना रही हैं आज? हाँ जी, मुझे लग रहा है वो जो शरबत आपने देखा ना उसकी रेसिपी मैंने आज बता दी। वही है। बिल्कुल वही है। और आप देखें वही बर्फ, वही कलर देखो, तरबूज वही है। वही की- कलर है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल वही क्या है। आपको पता था कि आपकी जमजम से कोई कनेक्टिविटी थी कि ये होने नहीं, वाला यकीन माने गर्मी में जितना इंक्रीजमेंट आ रही है, मैंने कहा तरबूज इज वेरी गुड राइट नाउ। आई थिंक हम दोनों की सोच जो है वो एक ही थी। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं बड़ी खुश हूँ आई रियली वाज, उसका जो कलर था उसको देख के मुझे बहुत ट्राई करने का दिल कलर चाह से रहा था। मुझे याद आया जो फूड कलरिंग होती है हाँ, उससे कितने दांत इफेक्ट होते हैं, बिकॉज हम घूम फिर के वहीं बिल्कुल। आते हैं। हाँ जी। वो बेसिकली कलरिंग एजेंट जो डाल रहे हैं ऐसा ना कहें। वो बहुत ज्यादा आजकल कॉमन है। ये तो बहुत ज्यादा, मतलब उसके लिए बाकायदा आप देखेंगे यूट्यूब नाम है उसमें ना कोई कैसे N5 डाल रहे करके हैं? कुछ- तरबूज वो तो inject उसकी जो inject शेल कर होती है देते उसमें हैं। कैसे डल जी। सकता है कलर? डलता है। अच्छा, अब मैं एक और भी चीज आपको बताती हूँ। बहुत सारे ममालिक में ये बैंड है, दिस इज बैंड, दिस फूड coloring, कलरिंग इज बिल्कुल। नॉट परमिटेड। सो प्लीज आप ये तरबूजों के साथ और ये हमारी जो फ्रेश फ्रूट्स हैं इन सब के साथ इस तरह ना कीजिए, क्योंकि ना सिर्फ आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी, आपके दांत भी इफेक्ट होगा। मैंने सही कहा डॉक्टर फातिमा? ये काम जो वेंडर्स कर रहे हैं ना, ये आम लोग तो नहीं कर रहे। वो तो उन तक मैसेज चला जाए आपका, बड़ी बात है। नहीं, वो हम जो जिस जगह बस बैठे जब हुए हैं, हम खरीद लोग रहे को होते हैं तभी उनसे ये सारी हुकूमत तक बातें भी हम कर मैसेज सकते जाता हैं। है हमारा। लेकिन तो बस आवाम को चाहिए कि चेक रखें जो चीज ले रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज के ऊपर भी सुना है कि वो कलर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किया जा रहा सारी है। चीजें जो मुझे डाइट- पसंद है उसके इसी बारे बात में पे लेते हैं ये break। बातें हो रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, एक बस छोटा सा वो ब्रेक यही लेते है। हैं, कहीं मत जाइएगा। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ भी हैं, हमारे साथ हैं। आपको भी कोई सवाल पूछने प्लीज बताइएगा। आप देख रहे हैं जहाने रमजान, जल्दी से वापस आइए। वेलकम बैक, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जहाने रमजान ऑन 365 न्यूज। हमारे साथ हैं अभी स्टूडियो में डॉक्टर महरीन फातिमा, जिनके साथ हम डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन की बात कर रहे थे, स्पेशली रमजान के महीनों में। अच्छा, आप मुझे बता रही थी कि सिर्फ मीठा खाने से आपके दांत अफेक्ट नहीं होते, बल्कि आप जो कुछ खाते हैं उसके असरात आपके गम्स पे, आपके दांतों पे हैं, ऐसा ही? ऑफ कोर्स, यानी सिर्फ मीठा मैं मतलब इसको ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मीठा खाने वालों को ही होता है। आपकी जैसे डाइट में अभी बात की कि पकोड़े, समोसे, इस तरह की तली हुई जो चीजें बच्चे खाते हैं, फ्राइज हैं या बर्गर्स हैं, ये बेसिकली आपके जो आपका जो ओरल हाइजीन है उस पर बहुत इफेक्ट डाल रहा होता है। यानी सबसे पहले आपकी डाइट होती है जो आपको बना रही होती है, वो यही बात है ना, जो आप खा रहे होते हैं वही आप होते हैं। लेकिन हर चीज का ताल्लुक आपके मुंह से होता है। योर माउथ इज अ गेटवे।
जी जी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहरीन, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे पास तशरीफ लाई और आपके सवालों के जवाब भी आपको मिले। नाज़रीन, हम अब चलते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अभी पाकिस्तानियों का जाना थोड़ा सा रुकावट से भरपूर लग रहा है, वो है यूएस ऑफ ए, न्यूयॉर्क में सद्दाम तुफैल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एग्जीक्यूटिव से मुराद यह है कि जैसे मेयर होता है या कि एग्जीक्यूटिव जो कि ब्रूस ए ब्लैकमैन है, उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक इफ्तार डिनर का एहतमाम किया है, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग शरीक है। वैसे तो ये तमाम मुस्लिम्स के लिए है, लेकिन क्योंकि इस काउंटी में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अमेरिकन बसते हैं, इसलिए यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और इस तकरीब का जो कि मुंतज़िम के फ़राइज़ और नकवी ने सर अंजाम दिए। इसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि इस काउंटी में पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी ने, पाकिस्तानी अमेरिकन ने अहम किरदार अदा किया है, तो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो पाकिस्तानी अमेरिकन थे, उनमें असनाद भी तकसीम की गई। और जो ब्रूस ए ब्लैकमैन है, उन्होंने अपने खिताब में ये बात कही। उन्होंने सराहा कि पाकिस्तानी अमेरिकन ने, यानी पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी ने इस काउंटी की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है और हमेशा से वो ये किरदार अदा करते रहे जब से यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग बसने लगे हैं, और हमेशा इनका किरदार मजबूत रहा है और इन्होंने काउंटी की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। इस वक्त भी यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मेजॉरिटी लोग हैं, बस दीगर मुस्लिम से मौजूद है, लेकिन बड़ी तादाद यहाँ पर पाकिस्तानी अमेरिकन की है, वो फैमिली के साथ यहाँ शरीक हुए और इस इफ्तार डिनर को जो है वो अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। इसके साथ साथ जो नॉर्थ अमेरिका में आयतुल्लाह अली सिस्तानी के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी अपने खिताब में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर दिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सद्दाम तुफैल थे न्यूयॉर्क से, लेकिन अब हम जा रहे हैं, करीब ही जा रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं। संजीदा एहसन है हमारे साथ दुबई से और वो हमें बताएंगी अपनी प्रैक्टिस के बारे में भी और वैसे जो रमज़ान उनका गुजर रहा है यूएई में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान की तरफ से भी, हमारी टीम की तरफ से भी। तो मंशा का सवाल आपसे बेसिकली पहला ये है कि क्या आप वाकई संजीदा हैं? हम यही गुफ्तगू कर रहे थे आप ये मुझे लगता है लोग आपको वैसे ही छेड़ते होंगे, लेकिन हम भी थोड़ा ओरिजिनल नहीं था ये। हाँ नहीं, एग्जैक्टली मेरा वाइवा क्वेश्चन ही यहीं से स्टार्ट होता था और ये मुझे आदत है बचपन से सुनने की। हाँ। तो नहीं, मैं वाकई संजीदा नहीं हूँ। आई एम वेरी लाइवली, जॉयफुल और टॉकेटिव, सोशल। अरे दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, यूएई में आप कहाँ से हैं इस वक्त? शारजा में है, अमान में है या दुबई? शारजा में है आप। जरा आसान है, जरा बताइए। नहीं, रमजान में टाइमिंग डिफरेंट हो जाती है क्यों? आई एम मदर ऑफ 4 किड्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों को इनिशियली स्कूल में ड्रॉप करना, फिर स्कूल टाइमिंग चेंज हो जाती है रमजान में, तो उनको अर्ली पिक करना, फिर उनके लिए रमजान के जो हमारे सौगात होते हैं आफ्टर अफ्तार वो सब तैयार करना और उसके बाद जॉब पे जाना। तो ये लिटिल डिफरेंट हो जाती है टाइमिंग, बट विल मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रमजान में क्या, मैं जितने भी लोगों से, जितनी भी खवातीन से बात हुई, एक तो मुझे लगता है कि जो डॉक्टर्स है उसका बहुतान है। हाँ, दुबई में और शारजा में। हाँ, बहुत सारे डॉक्टर्स का स्पेशली। हाँ। माशाल्लाह से हमारे शो में हमने बहुत सारी फीमेल डॉक्टर्स से बात भी की और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से रमजान को एंजॉय करते हैं और टाइमिंग्स जैसे कि आपने बताया कि बेहतर हो जाती हैं आपके लिए, क्योंकि दूसरे ममालिक में नहीं होता। अच्छा, मेरी यहाँ पर जी प्लीज कहिए आप बताए। एक्चुअली यहाँ पर बीइंग अ मुस्लिम कंट्री और मुस्लिम, तो हमें इन चीजों का बड़ा जो है ना रख रखाव और ख्याल करना पड़ता है। तो यूएई हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट दे देता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अपने घर से दूर होने के बावजूद इतनी कमी महसूस नहीं होती और यहाँ पर तरावी, अजान की आवाज और टाइमली हर चीज को एग्जीक्यूट करना इस चीज को बहुत एहसास दिलाता है कि रमजान का महीना बिफोर अहेड शुरू होने से पहले चीजों की प्राइस को कंट्रोल कर लिया जाता है। और एग्जैक्टली और जो चीज हमारी डेली रूटीन में है बाकायदा ये न्यूज में आ जाती है कि उनका प्राइस अप नहीं होगा
और फिर यहाँ पर बहुत सारी चीजें माहौल के हिसाब से भी, और चूंकि डिफरेंट नेशनलिटीज के साथ हम होते हैं, तो जो चीजें हमें यहाँ पर सीखने को मिलती हैं वो टॉलरेंस है। ये इनका थीम भी है कि आप मल्टीपल नेशनल्स के साथ रहने के बावजूद आप टॉलरेंस देखते हैं, जो दूसरी नेशनलिटीज है वो रिस्पेक्ट देती हैं आपके फेस्टिव्स को। तो ये यहाँ पर बहुत कॉमन देखने में आता है। बहुत बड़ा तो यहाँ पर घर से दूर रह करके भी घर इतना नहीं सताता, याद नहीं सताती, लेकिन यस डेफिनेटली हम मिस करते हैं अपने होम कंट्री को, खास करके फेस्टिव्स के दिन में। हाँ, आई कैन टोटली इमेजिन, बिकॉज मेरा भी जब भी काम के हवाले से जाना हुआ, दुबई जाना हुआ, तो खाने पीने की सहूलियत तो आपको मैसर होती है, लेकिन वो दूसरी चीजें जो हैं, आपके रिश्तेदार अहबाब और वो गली में शोर वगैरह जो है, वो बिल्कुल वैसा नहीं होता। वो साथ बैठकर अफ्तारी करना, वो ईद में ईदी का मिलना, वो हम बहुत मिस करते हैं, हमारे बच्चे इवन मिस करते हैं। बिल्कुल। मेरा आपसे एक सवाल था जो कि मैं हमेशा से जानना चाहती हूँ, और वो ये है कि जब भी मैं दुबई गई हूँ वहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी, लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर कंट्रीज। सो क्या ऐसा ही है, क्योंकि खवातीन के हवाले से ना दुनिया भर में हमेशा कोई ना कोई ऐसे ममालिक हैं, और पाकिस्तान को भी आप ले लेते हैं कि कराची में जो है पैदल नहीं चल सकते हम, इस्लामाबाद में और लाहौर में फिर भी थोड़ी कि आप जरा ना चलें, अकेले नहीं जा सकते, अकेले नहीं जाए खवातीन। बहुत बाज़-औक़ात हमें जाना पड़ता है अपने काम की वजह से, लेकिन बहुत मजबूरन। हाँ, बहुत सारे ममालिक हैं और दुबई उनमें से, यूएई उनमें से एक है जहाँ पे ये वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री, मैं यही सुनना चाह रही थी जी। इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि देखें बीइंग अ वर्किंग लेडी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सेफ्टी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर रात में अगर खुद अकेले भी वॉक कर रहे हो, रात का कोई भी टाइम हो रहा हो, आपके दिल में रत्ती बराबर भी जो है ना खौफ या डर महसूस नहीं करते आप। ये ब्यूटी है इस कंट्री की। दैट इज वेरी नाइस। और जब आप अपने अंदर इस चीज को महसूस करते हैं तो फिर सिक्योर होने का एहसास खुद ही आ जाता है आपके अंदर। एक एक्चुअली बिल्कुल सही बात की है कि एक्चुअली मेंटल आपको कितनी सिक्योरिटी मिलती है जब आपको लगता है कि आप फिजिकली सिक्योर है, तो मेंटली आपका स्ट्रेस कितना बेहतर हो जाता है। थैंक यू सो मच संजीदा, आपने हमसे जो हमारे साथ बात की और हमें ज्वाइन किया हमें। अच्छा जाले, अभी मुझे पता चला है कि हमारे जो किचन है, आपको अभी पता चला है? मतलब अभी थोड़ी देर पहले पता चला। मुझे कल से मुझे पता। अच्छा, मुझे ये बात कल से नहीं पता थी, मुझे आज पता चली। अच्छा, कल से इसके बारे में कुछ गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन शायद मैंने उस पर गौर नहीं किया। शेफ दानिश हमारे साथ हैं और वो मटका बिरयानी लेकर आए हैं। तो जमजम अगर आप देख रही हैं तो हम भी आप पीछे नहीं हटे, हमने वाटरमेलन जूस भी जो है वो भी रखा है और अब मटका बिरयानी। मेरे ख्याल से हम दोनों को रुख करना चाहिए किचन की तरफ, ताकि हमारे नाजरीन की भी नजर हम पे हो और वो देखें कि शेफ दानिश जो हैं हमारे शेफ सोबिया के पकवान के साथ साथ उन्होंने अपना, और ये ऑलमोस्ट तैयार है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, तो ये आपने 3 सेपरेट जो रखे हैं, ये तीनों में अलग अलग मटके बिरयानी है या एक? इसमें चिकन व्हाइट बिरयानी है, इसमें चिकन ब्राउन बिरयानी है और इसमें बीफ पुलाव है। वाह, अच्छा बीफ पुलाव है। अच्छा, सारी मेरी फेवरेट चीजें। देखें, ये जो हमारे साथ सब जुल्म करते हैं ना जब हम किचन में आते हैं, ठीक है, और वो मुझे एहसान ये कह रहे हैं कि हमें मिलेगा नहीं। एहसान किचन में कौन है? हम किचन में हैं, आपको नहीं मिलेगा एहसान। बिल्कुल। अच्छा, जरा मुझे इसके बारे में बताइए कि कितना टाइम लगा है इसकी, फिर इसकी और इसकी छोटी छोटी हल्की हल्की रेसिपी बता दीजिए। कैसे कैसे? रेसिपी में ये है कि हम कोई बाहर से जो है कोई चीज जो है मकसद मसाले वगैरह नहीं लेते, हमारे अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो आपने चिकन बिरयानी कही, तो ये सिंधी चिकन बिरयानी है, मुंबई चिकन बिरयानी है, कहाँ किसके असरात? ये कराची वालों की बिरयानी है। कराची वालों की क्या? कराची वाले जो इसको स्पाइस जो हमारे जो लाइक करते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है बासमती चावल में बिरयानी बनी हुई है, सेला चावल में नहीं बनाते। हाँ, नहीं, ये तो जो हमारे घर जैसा अक्सर औकात की जो हांडी बिरयानियां बाहर मिलती हैं वो सेला चावल में मिलती हैं। हम जो इसको बनाते हैं वो बासमती चावल में ही बनाते हैं, जो ज्यादा मुश्किल है ना, जो ज्यादा मुश्किल है, हर कोई संभाल नहीं पाता। अक्सर मसला संभाल भी नहीं पाता, ज्यादा वो अगर पका दी तो बिल्कुल फुस हो जाती है। सेला चावल को तो मकसद वो उसकी एक मिसाल ये है कि कोई भी अनाड़ी खड़ा होकर बना सकता है, तो खिलाड़ियों का काम बासमती होता है। अच्छा, मुझे बिल्कुल इस बात का नहीं पता, क्योंकि मैं बचपन से मैं बिरयानी बना रही हूँ। मेरी पहली चीज, मैंने 12 साल की उम्र में बिरयानी बनाना सीखी थी और मुझे कभी मसला नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है मैं प्रो हूँ। अच्छा, ये चिकन बिरयानी थी और इसमें आपने क्या कहा था? ये चिकन ब्राउन बिरयानी है। और ये क्या डिफरेंस है? अच्छा, चिकन ब्राउन में मैंने कभी नहीं सुना। चिकन ब्राउन में जो है वो इसका डिफरेंस ये है कि इसमें जो ना लाल मिर्च डलती है, और ये जो है चिकन व्हाइट जो बिरयानी होती है इसके अंदर जो है ग्रीन
सारी चीजें यूज होती हैं। अच्छा, ग्रीन मसाला। अच्छा, एक ग्रीन मसाला, एक ब्राउन मसाला। जी, एक ग्रीन मसाला, एक ब्राउन मसाला और एक क्या नाम है व्हाइट पुलाव मसाला। अच्छा, अब ये बीफ के तरफ भी हम आ जाते हैं, तो ये यखनी पुलाव है? नहीं, ये यखनी पुलाव नहीं है, इसे पसाव वाला पुलाव कहते हैं, जो कि इंडियन टाइप में बनाया जाता है। दिल्ली वाले जो बनाते हैं ना व्हाइट पुलाव, ये वो है। अच्छा, मुझे एक सवाल वैसे आपसे करना है कि बिरयानी और पुलाव के कंपटीशन में मैं पुलाव को प्रेफर करती हूँ। मुझे लगता है कि पुलाव जो है ना, जबकि बहुत सारे लोग कहते हैं बिरयानी बिरयानी, आपको क्या लगता है? सॉरी, बिरयानी नहीं, पुलाव। मुझे लगता है अच्छा पुलाव जो है ना, वो उसकी कोई जगह नहीं। अच्छे पुलाव के आगे बिरयानी की कोई जगह। बिरयानी देखिए, शेफ वही बात की, लेकिन अच्छा पुलाव बना हुआ हो, जो पुलाव जिसे कहते हैं। पुलाव जिसे कहते हैं। हालांकि मेरे घर पे इस वक्त मेरी अम्मा जो है वो यखनी पुलाव बीफ का ही बना रही है, चिकन का, आई थिंक चिकन का यखनी पुलाव बन रहा है। बट क्योंकि मेरे वालिद का ताल्लुक और थोड़ा सा उनके ऊपर असरात जो है वो मुंबई के थे, इंडिया में वो पले बड़े थे, सो हमने इतनी कोई अमेजिंग, और फिर मेरी अम्मी जो है उनका ताल्लुक, उनके ननियाल जो है वो हैदराबाद दक्कन से था, तो हमने इस किस्म की बिरयानियां खाई हैं, इस किस्म की चीजें हमने नोश फरमाई हैं कि पुलाव बहुत अच्छा होता है, बट बिरयानी अगर आप खाएं ना, अगर मले बिरयानी से मैं अगर आपको आरास्ता करूं, जिसमें इमली डलती है, बिरयानी देखिए बहुत वो हो गई है, और हर कल्चर में अलग है। हाँ, लेकिन बिरयानी मुझे लगता है ना, उसको हमने सही से सेलिब्रेट कर लिया है, पर पुलाव को अभी हमने उस तरीके से नहीं सेलिब्रेट किया। हमने उसको उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया है जिस तरीके से क्या करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो है बिरयानी को बहुत। अच्छा, अब मैं इससे मैं आपको बताती हूँ, एक मटका जो है वो पुलाव का है और 2 मटके जो हैं वो बिरयानी के। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2 मटके जो हैं वो पुलाव के, 1 मटका जो है बिरयानी है। कौन सी? आप ये तीनों बिरयानी? एक पुलाव, एक व्हाइट ब्राउन बिरयानी है हमारे पास, चिकन, ठीक है, तो एक चिकन व्हाइट बिरयानी है हमारे पास, और वही तो कह रही है कि 2 बिरयानियां हैं। असल में वो बिरयानी जो है ना, व्हाइट बिरयानी जो है एक ब्राउन बिरयानी से वो बहुत अलहदा है, तो इसलिए उसको पुलाव में ही काउंट किया जाता है। अच्छा, वो पुलाव के वो भी ग्रीन उसमें बनी हुई है ना, असल में ये भी ग्रीन उसमें बनी है, वो भी ग्रीन उसमें। सबको रोजा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि ये मुझे खुश करने के लिए ये वाली बातें कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात हम लोग तो यहाँ नोश फरमा लेंगे, हम टेस्ट कर लेंगे, बट जो हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं वो कैसे इसको नोश फरमा सकते हैं? कहाँ आप लोग मौजूद हैं और कैसे ऑर्डर प्लेस हो सकता है? अच्छा, इसका सबसे अच्छा आसान तरीका ये है कि हमारा पकवान जो है शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में जो है इस वक्त मौजूद है। ठीक है, शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में हमारा पकवान मौजूद है। आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारे नंबर्स जो हैं वो मौजूद हैं। इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, दानिश सनोवर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे क्या नाम है अकाउंट है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर दें, वहाँ मुझे ऑर्डर कर दें। एक मैं बात बताती हूँ, आई डोंट नो जाले को पता है या नहीं, या याद है या नहीं, कि मेरी जो एंगेजमेंट हुई थी उसमें भी हमने पकवान से ही पुलाव जो है मंगवाया था। हाँ, वो मुझे कैसे याद होगा मंशा, मेरा खाने पीने से क्या ताल्लुक है? अच्छा, लोगों ने बहुत पसंद किया था और हमने पकवान से ही जो है वो पूरा अरेंजमेंट करवाया था, वो बहुत मजे का पुलाव था। तो मैं आपसे आपका कार्ड लेके जाऊंगी, हमारे घर में तो ये बहुत एक कॉमन चीज है। आज कार्ड हम लेके भी बहुत सारे आए थे। अच्छा, मैं एक और बस जाते जाते थोड़ा सा टाइम नहीं, अभी हम थोड़ा सा टाइम हमारे पास है, और मैं चाहती हूँ कि नाजरीन की भूख ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि फिर इफ्तारी पे वो अपने घर पे भी इफ्तारी अच्छी तरीके से एंजॉय करें। सो पुलाव और बिरयानी, मुझे पता है एहसान यही बोल रही हूँ मैं। एहसान मेरी बात नहीं सुनते हैं ना, रब नहीं है। हाँ, सो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये पुलाव और बिरयानी के अलावा भी कुछ पकवान सब कुछ हमारे पास होता है। क्या क्या चीजें? हर चीज है, चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, बीफ बिरयानी, बीफ पुलाव, कढ़ाई गोश्त, कोरमा, हर चीज बनाई जाती है जो आपको पसंद हो। अच्छा, ये बस ये दम पे से उतार दूंगा 2 मिनट। ये मुझे बताइए कि आप ये पका के लेकर आए थे, हाफ कुक था? जी, मैं इनकी ग्रेवियां बना के लेकर आया था, बस मैंने यहाँ पे इसको दम पे लगाया। ओके, और इतनी जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, फुल और वो रेसिपी नहीं शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, हम पूछ चुके हैं। रेसिपी मेरी वही घर के मसालों वाली है, घर के मसाले, जो घर के मसाले डालते हैं, जायका तो फिर हाथ में होता है बस। हाँ, कितना आप उसमें डालते हैं, कितनी चाशनी होती है, उसके हिसाब से होता है, उसके हिसाब से। और मुझे लगता है कि अच्छा, अब जो घर में बिरयानी बनती है और जो बाहर से आती है बिरयानी, अगर किसी पकवान से आती है, घर की बिरयानी शान के मसालों के डब्बों में बनती है। नहीं, वैसे भी मुझे लगता है कि समहाउ वो जायका नहीं आता। और पुलाव का भी मैंने ये नोटिस किया है, पर बिरयानी का मैंने ज्यादा नोटिस किया है कि अगर वो कहीं बाहर से आती है तो उसका एक अलग जायका होता है यूजुअली, और घर की बिरयानी का थोड़ा अलग जायका होता है। वो इसकी वजह यही है ना कि जो पकवान वाले जो इस्तेमाल करते हैं वो अपने मसाला जार इस्तेमाल करते हैं, खुद मसाले खरीद के पिसवाते हैं। अच्छा,
हम जो मसाले खरीद के पिसवाते हैं वो खुद खरीद के साबित मसाले खरीद के पिसवाते हैं। अब घर के लोग जो आजकल शान पे जो है गुजारा करते हैं। अच्छा, एक दफा हमारे घर में हमने वो ले लिए थे जो इन्होंने कहा था कुछ मसाले ले लिए थे, खुद ही पीसे थे घर पे डाले। पेपर ऐसा था कि वो चुटकी भर कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कितना पेपर डाल दिया है। वो जो आप पिसा हुआ पेपर लेते हैं उसके इसलिए इसकी वजह ये होती है कि वो ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए ही होता है, जब आपको दिया जाता है ना वो ज्यादा इस्तेमाल। अच्छा, हमारे घर में, क्योंकि मैं आपको बार बार अपने घर का जिक्र करती हूँ, तो हमारे घर में ये एक रिवायत है, क्योंकि हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक है, तो कितने मसाला जात होते हैं हैदराबादी खानों में ना, खशखाश को पीसना होता है। तो मेरी अम्मा ने अलग अलग मर्तबान में अलग अलग चीजें पीस के रखी हुई, तो मुझे पूछना पड़ता है कि ये फिश फ्राई की है, फिर ये जो है मिर्चों के सालन की है, बिकॉज बहुत सारी बेताज। सो मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारी जो जनरली इस फील्ड जिससे आपका ताल्लुक है, हैदराबादी खाने बहुत कम हमें दस्तयाब होते हैं, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, असल में मसला ये है यहाँ पे जो ना बहुत कम शेफ है जो हैदराबादी बिरयानी पकाते हैं जी, कच्चे गोश्त बहुत कम जो अच्छा झूठ बोल के पका देंगे, लेकिन सच बोल के पकाने वाले अलग है, क्योंकि बासमती में ये पकती नहीं है। कच्चे गोश्त की बिरयानी पकती सेला में। तो इसके ज्यादातर जो इसके अच्छे जो शेफ और प्रॉपर शेफ है ना, वो आपने ये सेंट्रल जेल के सामने जो क्या नाम है गली है, जी, उस गली में जो है आपको प्रॉपर जो है हैदराबाद कॉलोनी है। अगर आप लोगों को अचार चाहिए ऑपोजिट सामने बिल्कुल खाली हम चलेंगे मंचा, ठीक है, सेंट्रल जेल का भी चक्कर लगा लेंगे हम, और फिर हैदराबाद कॉलोनी भी आप लोगों को लेके जाऊंगी मैं, क्योंकि वो मेरे आबा व अजदाद का है। वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे अचार मिलेंगे ना, जिसमें आप चिकन का अचार, गोश्त का अचार, सारी सब्जियों का अचार, फिर वहाँ के दही बल्ले बिल्कुल अलग होते हैं, उसमें तड़का डला हुआ होता है। दही बल्ले और दही बड़े में क्या फर्क है? दही बल्ले वो उसके होते हैं मूंग की दाल वाले, और दही बड़े जो होते हैं वो बेसन वाले। मैंने सही कहा, क्योंकि हैदराबाद दक्कन की स्पेशली जो दही बल्ले होते हैं वो बेसिकली होते ही दाल के हैं, माश की दाल और मूंग की दाल के, वो रोजाना का हमारा काम है। मैं ये बताना चाहती हूँ नाज़रीन कि ये जो हमारा एक्सटीरियर है, जो हमारा बहुत फैंसी एक्सटीरियर है, उसके पीछे हम लोग सब घरों में कुछ ना कुछ शक्ल नहीं दिखानी, थोड़ी शक्ल तो दिखाए ना, हमारे व्यूअर्स कहेंगे ऐसे ही रख दिया है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं एक्सपर्टीज, आप चेक कर रहे हैं कि इन्होंने बगैर किसी, मैं भी होती तो मुझे कुछ चाहिए होता कि मैं इसको अपने हाथ से ही जो है ना सब कर लिया। हाँ। अरे बहुत गर्म है। वाह, ओ नाज़रीन, आई एम सॉरी, आप देख तो सकते हैं लेकिन इसकी खुशबू आप तक नहीं पहुंच रही है। आप ये खुशबू इमेजिन कीजिए, अभी ना कीजिए, ज्यादा भूख लगेगी, अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, बट बहुत ही खूबसूरत और प्लेटें वगैरह देनी चाहिए ना, और चीज भी निकालनी। हाँ, आई थिंक यहाँ पे है। नहीं, बस एक ही को आप सर्व करें, एक ही को सर्व करें, बाकी दम पे। तो अच्छा, सिर्फ पुलाव की शक्ल दिखा लीजिएगा। हाँ जी, और उसके बाद आई थिंक इन्होंने इससे गार्निश करना है। आप गार्निश करेंगे इससे। ये होती है तली हुई प्याज। तली हुई प्याज मेरी फेवरेट चीज है, इसको आप किसी चीज पे भी डाल दे वो चीज अच्छी हो जाती है। और कोयले का धुआं, मैं आपको ये छोटी सी टिप दे रही हूँ, अगर आपको लगा आपके खाने में मसाला थोड़ा कम है, स्पेशली गोश्त वाले अशिया जो होते हैं और चिकन वाले, उसमें आप कोयले का धुआं दे दें और वो चीज ऐसे हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को कोयले का धुआं इतना पता नहीं क्यों नहीं पसंद है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, अगर उनको बताओ तो नहीं पसंद होता। अच्छा, बगैर बता दे दो सब पसंद होता। हाँ, वो खा लेते है ना। हाँ, मेंटल है ये बहुत मेंटल क्या है, ये मेंटल ब्लॉक है कोयले का धुआं। अच्छा, सिर्फ एक पुलाव की थोड़ी शक्ल तो दिखा देना। ये पुलाव मैंने निकाला है। अच्छा, ये पुलाव था मेरे पास, चिकन मेरे पास व्हाइट बिरयानी है, और बीफ में वो ब्राउन मेरे पास चिकन बिरयानी है। ठीक है, इसकी शक्ल हम देखेंगे नाज़रीन, आई एम सो सॉरी। और अगर आपको शक्ल देखनी है और इसका टेस्ट लेना है तो इन्होंने आपको बताया कि क्या तरीके हैं ऑर्डर प्लेस करने के। और ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप जल्दी से, अगर आपको खुशबुएं आ रही हैं तो ये तो आज हमारे पास मौजूद है, तो आज तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कल से आपने जरूर मंगवा के खाना और हमें जरूर बताना है नाज़रीन। और फिर हम थैंक यू शेफ, आप हमारे साथ आए। शेफ दानिश, आपने हमें बताया और आप इतना मजे का खाना लेके आए हैं हमारे लिए, हम बड़े एक्साइटेड हैं। हम खाएंगे, हाँ हम खाएंगे, और हम आपसे इंशाल्लाह कल मिलेंगे जाले जहाने रमजान पे 365 पे। कहीं मत जाइएगा, थोड़ी सी ताखीर है, वापस आइएगा। आप सबको हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।